तौबा 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 तौबा! इतनी ज़्यादा कमेंट्स भाई, इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट कितना टफ है, इसके इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं, कैसे कवर करेंगे, एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी हैं। भाई रिलैक्स हो जाओ। आपको जब पता है कि एग्ज़ाम्स तक आपके लिए सारी वीडियोस आ जाती हैं, फिर आप टेंशन ले लेते हो कि भाई दीदी इंडियन इकोनॉमी कैसे करेंगे, इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं। रिलैक्स रहा करो। आपको जब तक आपकी मेरे से कॉन्टैक्ट बात हो रही है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेजेस भी कर रहे हो, सब कुछ मतलब इक्वल चल रहा है, सिंपल चल रहा है, आप उसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है दीदी इंडियन इकोनॉमी, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे यार, इन्हीं हाथों से, इन्हीं मतलब पेपर के एक दिन पहले कैसे करते हो, सारी बुक कंप्लीट हो जाती है, होती है ना। तो बस वैसे ही ये भी हो जाएगा। मतलब इस वीडियो के बाद ना आपका ये प्रोस्पेक्टस चेंज हो जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी भाई बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। कुछ टफ नहीं है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप कंसेप्ट समझ लिए, आपको समझ आ गया, उसके बाद आप बोलोगे दीदी यार यूनिट 1 में से हमने तो एक ही क्वेश्चन किया और हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, ऐसा होता है। मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, हर बुक कोई ना कोई स्टोरी बताती है। वैसे ही इंडियन इकोनॉमी है, हमारे देश की स्टोरी बता रही है, वही हमने पढ़नी है। कहानी समझ के समझोगे तो बुक बहुत ईजी है। अगर आप सिर्फ नोट समझ के पढ़ रहे हो, फिर ये बुक नहीं कंप्लीट होनी, फिर नोट्स बहुत टफ है। तो यही वीडियो बनाने का मेरा वही मोटिव होता है कि आपको एक कहानी के थ्रू एक बुक को ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि आप उस बुक को समझो, क्योंकि वो इन फ्यूचर भी कहीं ना कहीं आपको कई बार होता है कि अगले सेमेस्टर में मतलब जो है बुक दोबारा आ जाती है। ठीक है, जैसे 6th सेम का सब्जेक्ट है आई थिंक बीकॉम का, वो एमकॉम में रिपीट हो रहा है। तो अगर आगे आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो या कहीं ना कहीं लाइफ में भी यार ये चीज़ें काम आती हैं, तो हर चीज़ को ये समझ के, आजकल के तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, फिर भी अगर आप नोट्स के पीछे भाग रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। वही वो बात होगी ना कि हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, पैसा 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 कर रहे हैं, पर अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे। काम रहा करो, स्टे मतलब बिल्कुल जितना हो सके शांत रहोगे ना, हर सब्जेक्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइज वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो गाइज, माय नेम इज़ पल्लवी और वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है इंडियन इकोनॉमी के यूनिट 1 के ऊपर। गाइज इस वीडियो के अंदर मुझे नहीं पता कि यूनिट 1 में आपकी बुक्स में कितने चैप्टर एग्जिस्ट करते हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उनमें से 4 चैप्टर कवर करवाऊंगी। और 4 भी चैप्टर ऐसे नहीं है कि मतलब उनको करने के बाद आपका कुछ भी नहीं होगा, उनको करने के बाद आपका बहुत अच्छा खासा बेड़ा पार हो जाएगा, बट अगर आप उनको ध्यान से सुनोगे। चैप्टर्स आई थिंक 8 to 9 है आपके यूनिट 1 में, मुझे वो नहीं देखे मैंने, बट मैंने इस वीडियो में ऐसे चैप्टर्स को पिक किया है। पहले तो 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है, और अगर आपका लक अच्छा निकला तो उनमें से इस बार भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको यूनिट 1 में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बट अगर बाय चांस किस्मत खिसकती है इधर या उधर, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा 2 और चैप्टर्स रखे हैं। बट फिर भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप टोटली मेरी वीडियो के ऊपर रिलाई करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बाद में आके बोल देते हैं आपने जो पढ़ाया वो हमारे पेपर में नहीं आया। आई एम क्लियरली सेइंग दैट कि पेपर मैंने सेट नहीं किया है। सो प्लीज़ ये ना आके बोले कि आपने पढ़ाया वो नहीं आया। भाई हम लास्ट ईयर के पेपर्स में से आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट डज़ नॉट मीन कि हम ही पेपर सेट करें। ये बात अपने दिमाग में प्लीज़ बिठा लें। ठीक है, कई बार होता है कि पेपर इधर उधर खिसकता है, क्योंकि पेपर मैं नहीं सेट कर रही हूँ। डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैं भी आपके जैसी ही स्टूडेंट रही हूँ, बस आपको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया, इस वजह से आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहती हूँ। जस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि बच्चों का ऐसे पेपर सेट करो, नो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन या पहला चैप्टर जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर 2, जिसमें हम लोग हमारी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी पता है क्या होता है सबको? हमारे देश की इकोनॉमी। भाई इसको एक स्टोरी की तरह समझोगे ना, मैं कह रही हूँ बुक आपको मतलब ऐसी ही आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। बट अगर आप नोट्स की तरह पढ़ रहे हो या मुझे बोरिंग होकर सुन रहे हो, भाई मुझे नींद आ रही है मैं तो सोने जा रहा हूँ, सोते सोते सुन लेता हूँ, फिर भाई वीडियो मत देखो, अभी बंद कर दो वीडियो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मतलब आप अलर्ट मोड में सुनने वाले हो ना, तभी ये वीडियो समझ आएगी। ठीक है, बिल्कुल एक कहानी की तरह इस बुक को हम समझेंगे, तभी ये बुक हमारे अंदर घुलने वाली है। बिल्कुल ध्यान से सुनो। जैसे सबसे पहले हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द नेचर, कि हमारी इकोनॉमी का क्या नेचर है इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या नेचर हो गया। आज़ादी कब हुई थी? 1947 में। ध्यान से कहानी सुनते जाना, कहानी में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं आगे, पर कहानी लेके ही चलना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आज़ादी के बारे में है, इकोनॉमी के बारे में है, 2023 में 15 मार्क्स में पूछा गया।
अगर तो आपको ये समझ आ जाता है फिर तो आप गप्पे भी लिख सकते हो, भाई ऑब्वियस है ना, जब आपको कंसेप्ट क्लियर है फिर आप क्रिएशन भी कर सकते हो। और आजकल का माइंड इतना एक्टिव है कि हम नया नया बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बस वही है, समझने के ऊपर है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, पहले आप बताओ इंडिया की इंडिपेंडेंस आज़ादी कब हुई थी। इंडियन इकोनॉमी इन 1947, जस्ट बिफोर इट गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। 1947 से पहले इंडिया में क्या चलता था, अंग्रेज़ों का राज, है ना, ब्रिटिश रूल्स, उनकी मतलब तरीक़ों से वो हमारी कंट्री को सेट करते थे कि भाई हम यहाँ पे यही चीज़ें होंगी। ठीक है, और जो आज हम हमारी इंडिया को देख रहे हैं क्या वो 1947 से पहले भी वही थी? नो, वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट इज़ टूडे। जो आज हम इंडिया को देख रहे हैं वो 1947 से पहले बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज चलता था। अवर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ राज किया और उन्होंने हमारी इंडिया की कंट्री की इकोनॉमी को मतलब ऐसे शेप में बना दिया कि मतलब हम लोग ना ज़्यादा ग्रो ही ना कर पाए। ठीक है, कि मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स सेट किए कि जो कि हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने इस तरीके से हमारी कंट्री को शेप दे दिया क्योंकि 200 साल उन्होंने हमारी कंट्री पे राज किया है। तो ब्रिटिश फोकस ऑन मेकिंग इंडिया अ सप्लायर। ब्रिटिश का मेन फोकस क्या था, उन्होंने इंडिया को एक सप्लायर बनाना था रॉ मटेरियल का, जिस रॉ मटेरियल को वो इंडिया से ब्रिटेन लेके जाते थे, वहाँ पे एक फिनिश गुड्स को बनाते थे, मतलब उस रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड को तैयार करते थे और वापस उसको इंडिया या अदर कंट्रीज़ में सेल करते थे। मगर जो रॉ मटेरियल है वो तो इंडिया से ही जा रहा है ना, पर वही रॉ मटेरियल को वो कम प्राइजेस पे ब्रिटेन भेजते थे और वहाँ से फिनिश गुड्स, उनका मेन फोकस क्या था कि इंडिया सिर्फ एक सप्लायर बन के रह जाए रॉ मटेरियल का। ठीक है, मतलब ब्रिटिश गुड्स जब गुड्स तैयार हो जाते थे ना, फिनिश गुड्स बन जाते थे, उन पर ब्रिटिश लेबर लग जाती थी कि ये ब्रिटिश गुड्स है। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन इकॉनमी ऑब्वियस है वो वीक हो गई, अंडर डेवलप रह गई, मतलब हद से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर खेती बाड़ी पे ही निर्भर रह गए कि हम खेती बाड़ी ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकॉनमी के इसी नेचर को समझने के लिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या क्या हुआ था, तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, लाइक एग्रीकल्चर क्या था, इंडस्ट्री क्या था, ट्रेड, सोशल कल्चर, क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश की पॉलिसीज़ का। अगर अभी तक आपको मेरी कहानी जो मैं बता रही हूँ समझ आ रही है ना, फिर आपको आगे की बातें भी समझ आएंगी। बट अगर अभी तक की बातें समझ नहीं आई फिर आगे जाने से पहले एक बार दोबारा देखो, क्योंकि अगर समझ नहीं आ रही है फिर फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। तो इसके अंदर अब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड। ठीक है, तो डिटेल में जाने की बारी आ गई है। सबसे पहला फैक्टर नेचर, एग्रीकल्चर, ये हमारी इकोनॉमी का दिल था क्योंकि हद से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी पे निर्भर करते थे। 1947 मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, मतलब 70 से 80% लोग किसान थे। तो मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन गांवों में रहती थी और खेती बाड़ी का काम करती थी, फसलों को उगाना। ठीक है, और उसको बाद में लोकल मार्केट में सेल करना। अब एग्रीकल्चर में उनको क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ते थे। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश रूल्स के टाइम क्या क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहला एग्रीकल्चर की फील्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि वो दिल था, मतलब इंडिया कंट्री की इकोनॉमी का वो दिल था, मतलब उसी के ऊपर मोस्ट ऑफ द लोगों के घर का खाना पानी चलता था। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस आते थे, ऑब्वियस है ब्रिटिश रूल्स था, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन होती थी, यानी कि ब्रिटिश मेड इंडिया ग्रो क्रॉप्स लाइक कॉटन, इंडिगो एंड जूट। और मतलब ब्रिटिश क्या चाहते थे कि इंडिया मतलब इन चीज़ों की खेती बाड़ी करे, कॉटन, इंडिगो और जूट, और ये नहीं चाहते थे कि वो उसको लोकल यूज़ करे, बल्कि उसको उगाने के बाद, खेती करने के बाद वो ब्रिटिश उस फसलों को एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन में। मैंने आपको बताया ना, वहाँ पे वो ओरिजिनल प्रोडक्ट को क्रिएट करते थे, फिर बाकी शहरों आगे उनको सेल करते थे। तो मतलब एक्सपोर्ट करने, ब्रिटिश क्या चाहते थे, इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल को ग्रो करे, खेती बाड़ी करे, ये चीज़ें उगाए और उसके बाद उस रॉ मटेरियल को वो ब्रिटेन ले जाके, क्योंकि ब्रिटेन में आप देखोगे खेत खूत नहीं होते। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में खेती बाड़ी नहीं होती इतनी, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती थी।
सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी पहले इंडिया में ही होती थी। तो कहीं ना कहीं जब जो फसलें उन्होंने उगाई उसको वो चाहते थे कि ब्रिटेन भेज दिया जाए, वहाँ के लोग क्या खाए पिएंगे। वो अपनी मर्जी की चीज़ों की खेती करने को बोल रहे हैं कि लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट, इनकी खेती करो। कनक कौन उगाएगा, खाना पानी कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पहला चैलेंज है, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन उनके साथ की जाती थी, कहीं ना कहीं उनकी फूड प्रोडक्शन को हर्ट किया जाता था। ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियस है ब्रिटिश का मेन फोकस कहाँ था कि कैश, पैसा कमाना है हमें फसलों से। ये नहीं होता था कि खाना पानी भी वहाँ के लोगों को देना है ना। उनका मेन फोकस क्या था, फसलें उगेंगी तो वही उगेंगी जो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होके जा सकेंगी। खाना पानी, फूड प्रोडक्शन कुछ नहीं करने देते थे। सबसे पहला चैलेंज। सेकंड, हैवी टैक्स उन पे लगता था। जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, लाइक ज़मींदारी, रोतीवारी सिस्टम, ताकि वो किसानों से टैक्स कलेक्ट कर सकें। और ये टैक्स जो थे बहुत ज़्यादा होते थे। इवन अगर किसी भी मतलब बैड वेदर या कोई भी नुकसान होने की वजह से फसलें ख़राब भी हो जाती थी ना, तब भी किसानों को ही टैक्स पे करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनमें कर्जा उनके ऊपर बढ़ता गया, पॉवर्टी, गरीबी और बढ़ती गई। नंबर थर्ड चैलेंज क्या आता था, पुराने फार्मिंग के तरीके यूज़ किए जाते थे। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन 1947 ट्रेडिशनल फार्मिंग के मेथड्स को यूज़ करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। द यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग की जो इक्विपमेंट टेक्निक्स थी वो बहुत ज़्यादा कम थी तब, और ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता था। अब ये तो हमने ऊपर पॉइंट्स देखे कि क्या क्या चैलेंजेस आते थे एग्रीकल्चर में। अब इसका क्या इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट हुआ, हम क्या देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा आफ्टर इंडिपेंडेंट, नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो क्या इफेक्ट हुआ इसका इकोनॉमी के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, जब इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा तो कंट्री को कहीं ना कहीं फूड की शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को गरीबी में ही जीना पड़ेगा क्योंकि फूड तो वो उगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, द लैक ऑफ फूड क्रॉप्स होती हैं फसलें, जब जब खाने पीने की फसलों की ही कमी होगी। द लैक ऑफ फूड क्रॉप ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेवरल फैमिनीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ऑब्वियस है, जब खाने पीने के लिए ही हमारे पास फसलें नहीं हैं तो हमें हर चीज़ के लिए ब्रिटिश पे डिपेंड करना पड़ता था। हमारी ज़िंदगियों का नुकसान होता था, हमें मतलब उनके जुल्म सहने पड़ते थे। पहले यही सब होता था ना, क्या करते थे अंग्रेज़, जुल्म करते थे सबके ऊपर, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। अब सेकेंड फील्ड कौन सी है, पहली फील्ड क्या थी, एग्रीकल्चर। सेकेंड, इंडस्ट्री, इसका भी इकॉनमी में बहुत बड़ा हाथ है, बट ऑब्वियस है ये भी अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल्स के चलते अंडर डेवलप्ड और वीक हो गई। इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी वीक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब आज़ादी मिली थी ना, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज़्यादा वीक था। और इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जबकि इंडिया की सबसे ज़्यादा रिच हिस्ट्री है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, लाइक टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट। ये इंडस्ट्रीज़ मतलब इनको इतने बड़े स्केल पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ब्रिटिश रूल्स के तहत। उनका मेन फोकस था कि बस जो इंडियंस है ना वो सिर्फ खेती बाड़ी ही करेंगे, रॉ मटेरियल ही प्रोड्यूस करेंगे, बाकी किसी फील्ड में उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। उनका मेन फोकस यही था। ठीक है, रीजंस क्या थे वीक इंडस्ट्री होने के, कॉलोनियल पॉलिसीज। ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया हमेशा सप्लायर ही बना रहे रॉ मटेरियल का, और ब्रिटिश हमेशा यहाँ से जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करते रहें ब्रिटिश मेड्स प्रोडक्ट में, यानी कि उसको जो भी फसलें उगेंगी उनको ब्रिटिश में ब्रिटेन में वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट को तैयार करेंगे और उसको फिर अदर कंट्रीज़ में सेल करेंगे। सो उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है ना उसको डिस्करेज किया ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, जहाँ पे इंडिया मतलब एक ग्लोबल लेवल पे था, वहाँ से उसको खींच के नीचे लेके आए थे वो, कि भाई हम नहीं चाहते, ब्रिटिश क्या कहते थे, हम नहीं चाहते कि इंडिया में और कोई भी फील्ड में बंदा ग्रो करे, हम सिर्फ चाहते हैं कि इंडिया एक सप्लायर बन के ही रह जाए, इंडिया एक ब्रिटेन का सप्लायर बन के ही रह जाए। वो ये चाहते थे कि वो हमेशा चाहते थे कि उनको कभी सप्लायर की कमी ना हो, जो भी चाहिए वो इंडिया से ही लेंगे। सेकंड, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। द ब्रिटिश डिड नॉट इन्वेस्ट इन बिल्डिंग इंडियंस इंडस्ट्रीज। उन्होंने कभी इंडियन इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने में पैसे इन्वेस्ट ही नहीं किए। वो हमेशा क्या चाहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, लाइक रेलवेज, जिसके थ्रू उनका मतलब जो सामान है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जो उनको ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा कि रॉ मटेरियल इंडियन माइन से ब्रिटेन तक कैसे जाएगा। वो इन चीज़ों पे मेन फोकस करते थे। कुछ फ्यू फैक्ट्रीज जो एग्जिस्टिंग इन
इंडिया मेनली मेड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट और फॉर ब्रिटिश इंटरेस्ट। कुछ फैक्ट्रीज जो सेट हुई हैं इंडिया में तब के टाइम, वो सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि वो उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मदद करती थी, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के रिलेटेड थी। ठीक है। नंबर थर्ड, क्या उनको डिफ़िकल्टी चैलेंजेस फेस करने पड़े? नो डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज़ की कोई डेवलपमेंट नहीं की जाती थी। इंडिया डिड नॉट हैव मैनी फैक्ट्रीज जो कि मशीन्स वगैरह को प्रोड्यूस करें, स्टील्स को प्रोड्यूस करें, मतलब हैवी फैक्ट्रीज थी ही नहीं। तो विच आर एसेंशियल, क्योंकि जो वो तो ज़रूरी थे ना एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं थी हैवी इंडस्ट्री के ऊपर, कोई मशीन्स नहीं थी उनके पास, कोई न्यू इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर में। और इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आपको मैंने बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा था जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकता था, बट उन्होंने ब्रिटिशियंस ने कभी भी उसको बढ़ने नहीं दिया, उल्टा उसको नेगेटिव लेके गए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही नहीं हुई। तो ऑब्वियस है हमारे यहाँ नौकरियों की कमी थी, फैक्ट्रीज़ नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। अब जितनी भी नौकरियाँ हैं, आपने देखा होगा कंपनीज़ वगैरह में जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में जॉब्स हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में जॉब है। क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ डेवलप की गई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले ये सब नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को मतलब डेवलपमेंट ही नहीं थी वहाँ पे। तो ऑब्वियस है ना, कंट्री को, हमारी पूरी की पूरी कंट्री 1947 में ऑब्वियस है खेती बाड़ी पे ही तो निर्भर थी ना, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने कभी भी हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाने ही नहीं दिया, वहाँ पे डेवलपमेंट का कोई फैक्टर ही नहीं दिखाया, ऐसा प्रोस्पेक्टिव्स बना दिया कि जो वहाँ जाएगा वो तो मतलब खाना पानी को भी तरसेगा। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दी गई उनको। तो इसका मतलब क्या था? इंडिया अनएबल था कि अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर सके, compete कर सके अदर कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ के साथ। ऑब्वियस है इंडिया के अंदर कुछ वो हिसाब किताब नहीं था। क्यों बाहर की कंट्रीज़ हमारी कंट्रीज से आगे चल रही हैं? क्या वजह है इसकी? 200 साल यहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया है, और उसके बाद अब जाके हमारी कंट्री में डेवलपमेंट शुरू हुई है। 1947 के बाद सुधार आने शुरू हुए हैं। हम कहते हैं ना हम बहुत सारे देशों से पीछे हैं, वो हमारे देश से आगे क्यों हैं? ये कहानी हम कभी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमारी देश की इकोनॉमी के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है, हम पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम देखते हैं इतने ज़्यादा चैप्टर्स, हमें इसकी क्या नॉलेज की ज़रूरत है? क्यों नहीं पता होना चाहिए हमें? आज़ादी से पहले यहाँ क्या हुआ और आज़ादी के बाद कितनी मुश्किलों के बाद जो आज हम माहौल देख रहे हैं वो कैसे क्रिएट हुआ, जो ये हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। हम बोलते हैं चाइना हमसे बहुत आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ कितनी लेट स्टार्ट हुई, 1947 के बाद स्टार्टिंग हुई है। तो चाइना तो ऑब्वियस है ना हम सबसे आगे होगा। बोलते हैं दुबई में कितनी एडवांस है, ऑब्वियस है यहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया है, तो यहाँ की डेवलपमेंट में ही देरी होगी ना। इन सब के बावजूद भी इंडिया आई थिंक 5th मोस्ट जो कह सकते हैं पॉपुलेटेड एरिया है, या हमारा बोल सकते हैं 5th नंबर पे हमारी कंट्री आती है, अभी भी 5th या 6th नंबर पे रैंक है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि इतना लेट स्टार्ट करने के बाद भी हम 5th 6th नंबर पे आ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ना नहीं चाहते भाई, हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। चलो कहानी के थ्रू आई होप आपको थोड़ी बहुत बातें इन फ्यूचर भी याद रह जाए। थर्ड नंबर पे हम क्या बात कर रहे हैं? ट्रेड। पहले हमने एग्रीकल्चर की बात की, सेकंड हमने इंडस्ट्री सेक्टर की बात की, जिसको अंग्रेज़ों ने कभी ग्रो नहीं होने दिया। वो क्या चाहते थे कि इंडियन कंट्री सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही रह जाए, मतलब रॉ मटेरियल के लिए ही बनी रहे वो। थर्ड नंबर पे क्या है? ट्रेड। ट्रेड क्या था? अनफेवरेबल था इंडिया में, यानी कि ब्रिटिश कंट्रोल करते थे इंडिया के ट्रेड को। ये बहुत बड़ा रीज़न है इंडियन इकॉनमी का, मतलब इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंडिया के ट्रेड को ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। अब ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का क्या रोल था? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया एक सप्लायर था रॉ मटेरियल का, लाइक कॉटन, जूट, टी एंड ऑप्टिमम। और ये रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? ब्रिटेन में। सिर्फ रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? सिर्फ ब्रिटेन में और कहीं नहीं। वहाँ से उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता था, और फिर उस फिनिश गुड पे ब्रिटेन का लेवल लग जाता था, और उसको फिर से दोबारा सेल बैक इंडिया के अंदर ही या अदर कंट्रीज़ में उसको सेल किया जाता था। मतलब मेन इंडिया को कहाँ तक सीमित रख दिया गया भाई, आप सिर्फ रॉ मटेरियल ही करोगे। तो इतना ज़्यादा था, और किसी सेक्टर में उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। एट द सेम टाइम इंडिया हैड टू इम्पोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। उसी टाइम पे ऑब्वियस बात है इंडिया को अपने
डेली मतलब रहने पाने के लिए भी ब्रिटेन पे डिपेंड रहना पड़ता था। वहाँ से फिनिश गुड्स आते थे तो वो लेते थे। These goods often of better quality and since ब्रिटेन कंट्रोल ट्रेड, लोकल इंडस्ट्रीज के पास बहुत कम चांस था कि वो ग्रो कर पाए। ब्रिटेन से गुड्स तैयार होते थे, इंडिया में आते थे, वही सेल किए जाते थे। पूरा ब्रिटिश रूल ही चलता था, तो लोकल इंडस्ट्रीज़ के पास कोई चांस नहीं था कि वो उनका सामान ना खरीद के दूसरे बंदे के पास जाएं। लोकल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होने ही नहीं देते थे वो। इंडियाज आर्टिशियन हु हैड, एक बंदा था जिसने एक बार प्रोड्यूस कर ली फाइन टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट की, और आज उसका बिजनेस मतलब गेट आउट कर दिया गया, एक तरह से बोल लो। मतलब ब्रिटिश ने किसी को मार्केट में टिकने ही नहीं दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इंडियन artisans who had once produced fine textiles and handicraft were now out of the business, उनको बिजनेस से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ चीपर ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट, कि मतलब वो ब्रिटिश वाले प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम में बेचने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया के लोगों का भला हो सके। बट क्या वो टिक सकते थे? ब्रिटिश रूल के अंदर कोई नया बंदा नहीं टिक सकता था, इतना मतलब उन्होंने कंट्रोल ले रखा था अपने हाथों में। सेकंड, एक अनबैलेंस ट्रेड था, यानी कि ये जो ट्रेड सिस्टम था ना, सिर्फ ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद था, इंडिया को इसने हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। इंडिया के रिसोर्सेज इस तरह से ड्रेन किए जाते थे और उनको मतलब इस तरह से लेफ्ट छोड़ दिया जाता था। उनकी बहुत कम वेल्थ होती थी कि मतलब उनके पास इतना पैसा ही नहीं बचता था कि वो खुद की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर पाएँ, उनका रहने खाने पाने का सलीका सुधार पाएँ। उनके पास इतनी वेल्थ ही नहीं बचने देते थे। उनके पास जो पैसे होते थे या तो उनसे टैक्स वसूलते थे, मतलब बेवजह में इंडिया को गरीबी में ही रखना चाहते थे वो, कि इंडिया कभी डेवलप ना हो, यहाँ की पॉपुलेशन हमेशा गरीबी में रहे, हमेशा उनके ऊपर एक बंदा राज करता रहे। ये अंग्रेज़ों का नज़रिया था। तो आज़ादी के समय इंडिया का इतना बुरा हाल था ना, मतलब कुछ भी नहीं था। मतलब लोगों का ऑब्वियस है, जब हम जैसे माहौल में 200 सालों से रह रहे हैं कि हमने इतना टैक्स पे करना ही करना है, लगान मतलब पहले बोलते थे टैक्स को लगान पे करते थे, उसको टैक्स को लगान बोलते थे, तो इतना पे करना ही करना है। कुछ हमारी फसलें भी हमारी ख़राब होती थी तब भी हमें ही पैसे पे करने पड़ते थे अंग्रेज़ों को। तो ये एक माहौल बन गया था जिसमें लोग रहते थे। तो 1947 के बाद उस पूरे उनके माइंड को बदलना, उनको एक डेवलप कंट्री में लेके आना काफ़ी हद मुश्किल था। तो इसका हमारी इकॉनमी पे क्या असर पड़ता था? इंडिया इकॉनमी का स्ट्रक्चर ब्रिटिश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्व हुआ था, रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज पीपल। इंडिया के लोगों का तो कोई अपना मतलब प्रोस्पेक्टिव ही नहीं था कि हमें क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए। इंडिया की इकॉनमी पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने स्ट्रक्चर की थी कि ऐसी ही होगी, यहाँ से यही काम होगा, इंडिया सिर्फ गरीबी में ही रहेगी, यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल ही बन के जाएगा। इंडिया के लोगों का कोई इंटरेस्ट, कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था। सो दिस क्रिएटेड एक सिचुएशन बन गई थी जहाँ पे इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल्स के लिए था, कि मतलब रॉ मटेरियल ही आएगा, और इंडियन इकॉनमी पे ही ब्रिटेन्स डिपेंड करते थे कि वो ग्रो करेंगे तो वो वहीं से रॉ मटेरियल लेंगे। ब्रिटेन खुद ग्रो नहीं कर सकता था, मतलब जो भी उसको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो वो उसके लिए हमेशा इंडिया को ही रखना चाहते थे, इंडिया पे किसी और चीज़ का राज नहीं होने देना चाहते थे। अभी हमने 3 सेक्टर्स देख लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, 3 सेक्शंस देख लिया हमने। अब फोर्थ है सोशल स्ट्रक्चर और इनइक्वालिटी। इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो डीपली डिवाइड हो चुका था विद अ लार्ज गैप, कि एक अमीरों का ओहदा अलग है, गरीबों का ओहदा अलग है। पहले टाइम में यही चलता था ना, जो साहूकार होते थे वो कैसे कर्जा वगैरह देते थे, ये तो आपने +2 में भी चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना, साहूकार वाली कहानियाँ थी। तो वही चीज़ है, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से उसको डिवाइड कर दिया गया था, अमीर गरीब अलग अलग। अमीर को देख, जहाँ अमीर खड़ा है वहाँ गरीब खड़ा नहीं हो सकता था, ठीक है। द ब्रिटिश डिड नॉट इम्प्रूव द सोशल सिचुएशन इन इंडिया। ब्रिटिश ने कभी भी इंडिया में सोशल सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट उनकी ऐसी पॉलिसीज थी जिसने इंडिया के सिचुएशंस को और बद से बदतर बना दिया, ठीक है। अब सोशल स्ट्रक्चर में क्या की पॉइंट्स हैं, की सोशल इश्यूज आते हैं। पहला, कास्ट सिस्टम। पहले होता था ना, जो ऊंची कास्ट वाले हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिनकी कम कास्ट हैं उनको मतलब ऐसे दलित, मतलब दलालों की तरह ट्रीट किया जाता था कि मैं भिखारी है ये तो, है ना। उनको बहुत सारी जगहों पे आने नहीं दिया जाता था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंटर नहीं करने दिया जाता था, कि जहाँ ये गरीब जाएगा वहाँ अमीर पैर भी नहीं रखेगा, होता था ना। तो कास्ट सिस्टम होता था, इनइक्वालिटी थी हमारी सोसाइटी में। सेकेंड इशू क्या था? जेंडर इनइक्वालिटी। वुमेन्स एंड मेन्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली।
उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता था। मैं इसको नहीं रीड करूँगी, ये तो आपको पता है जेंडर इनइक्वालिटी क्या थी तब, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं हम, क्योंकि थर्ड क्या इशू आता था, रूरल अर्बन डिवाइड। ह्यूज डिफरेंस था कि रूरल और अर्बन एरिया के बीच में, जैसे सिटीज़ लाइक बॉम्बे और कलकत्ता, इनमें कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे रूरल एरियाज़, बड़े मतलब गरीब लोग जहाँ रहते हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं। तो जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो गांवों में रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा कम असेस होता था पढ़ाई का, मॉडर्न फैसिलिटीज़ का। पर बॉम्बे जैसी सिटीज़ में वो चीज़ें अच्छी थी, गांवों के लोगों को डेवलप कभी नहीं होने दिया गया। आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे गांव, विलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे इवन आई थिंक बिजली पानी तक की भी सुविधा नहीं है, जो इंडिया के मैप के अंदर ही नहीं आते, ठीक है। तो आज के टाइम में भी अभी तक कोई ना कोई गांव ऐसा छूट रहा है, जबकि देखो 1947 से हम लोग 2024 में आ चुके हैं, नेक्स्ट 2 मंथ में 2025 में चले जाएंगे, फिर भी कुछ गांव हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं। क्योंकि बहुत मतलब कह सकते हैं जड़ों तक वार किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, कि इतनी हाई लेवल पे मतलब वो ख़राब कर दिया गया ना इंडिया के सिस्टम को, कि कितने सालों से हम डेवलप करें। अब देखो उन्होंने 200 साल लगाए हमें बर्बाद करने में, हमें अभी 200 साल 100 साल भी नहीं हुए है ना, हमें अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। तो ऑब्वियस है ना, वो चीज़ करते करते डेवलपमेंट लाने में थोड़ा टाइम तो अब लगेगा, चल रहा है प्रोसेस वो। अब इसका क्या इफ़ेक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, सोशल इनइक्वालिटी थी। इसका मतलब क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास ये हक ही नहीं था कि वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ अमीरों के बच्चों का था, क्योंकि दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया, एक अमीर एक गरीब। गरीब को इतने ज़्यादा मतलब तरीके से वो लोग कह सकते हैं टॉर्चर करते थे कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचते थे कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए, नौकरियां करवाएं, था ही नहीं सिस्टम। लोअर कास्ट एंड वुमेन वर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट फुल्ली टू द इकॉनमी। कुछ ऐसा था ही नहीं कि लोअर कास्ट और वुमेन भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। दिस हेल्ड बैक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कीप इंडिया पुअर। और इसी सोच ने, जो कह सकते हैं द्रूढ़िवादी सोच थी उनकी, इकॉनमी की ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक के रखा, और इसी ने इंडिया को एक गरीब कंट्री बना दिया था। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, एजुकेशन। ये भी बहुत लिमिटेड और अनप्रोडक्टिव थी, यानी कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में अंडर ब्रिटिश रूल इस तरह से डिज़ाइन ही नहीं किया गया था कि इंडिया की इकॉनमी ग्रो करे। ब्रिटिश चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ एक स्मॉल क्लास एजुकेशन इंडियंस हों, ठीक है, जो कि उनकी कंट्री को रूल करने में उनकी हेल्प करें, ना कि वो उनको इनकरेज करने के लिए बोलें या नए नए आइडियाज़ लेके आए, भाई ऐसे नहीं ऐसे करो ना। हमेशा से अंग्रेज चाहते थे कि मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना ही होना चाहिए कि जहाँ तक लोग पढ़ने के बाद सिर्फ उनकी बातों, उनके रूल्स को माने, उनके रूल्स के अगेंस्ट ना जाएं, ठीक है। तो उतनी ही एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, चाहे अमीर के बच्चे हैं या गरीब, तो चलो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो क्या की इश्यूज आते थे एजुकेशन में, लिमिटेड असेस था, स्मॉल नंबर ऑफ इंडियंस के पास ये हक था कि वो पढ़ाई कर सकते हैं। मोस्ट पीपल स्पेशली जो रूरल एरियाज़ के थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। उनके लिए इस चीज़ को इतना हार्ड बना दिया गया था कि मतलब डेली नीड्स भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती थी, तो वो पढ़ने की तरफ कैसे जाएंगे। सेकंड, मेन फोकस किसके ऊपर था, ब्रिटिश करिकुलम के ऊपर। द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम फोकस करता था टीचिंग इंग्लिश एंड सब्जेक्ट्स, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यूज़फुल थे। ये कोई भी प्रैक्टिकल एजुकेशन लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्निकल स्किल्स, ये इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी थे वो प्रोवाइड ही नहीं करते थे एजुकेशन। जो भी एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी थी वो चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करते थे ब्रिटिश। यहाँ पे लो लिटरेसी रेट था, यानी कि 1947 इंडिया में सबसे कम लिटरेसी रेट था। मोस्ट पीपल्स को ये पता ही नहीं था कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। उनको एजुकेशन का बेसिक भी नहीं पता था, उनको अपने साइन सिग्नेचर तक नहीं करने आते थे। मतलब इतना लो लिटरेसी रेट था, अनपढ़ थे। सबसे लिटरेसी मतलब अनपढ़ता होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ थे, उनको मतलब ऐसा ही था कि सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ेंगे, गरीबों को ये हक ही नहीं दिया गया था। तो इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, लैक ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे कोई इनफ स्किल्स नहीं है वर्कर्स के पास। इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, कैसे एग्रीकल्चर इंप्रूव करेगा, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जो बोलोगे जी सेठ बोल के वो मान लेंगे, उनको थोड़ा इनके बारे में अक्ल है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। पढ़ने लिखने से हमारी मेंटेलिटी तो डेवलप होती है ना, तो उनको तो ये चीज़ करने ही नहीं दी गई। मोस्ट पीपल कुड ओनली डू बेसिक, मैनुअल लेबर हेल्ड बैक इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो मतलब कुछ लोगों के पास सिर्फ बेसिक था कि उन्होंने मैनुअल लेबर का काम करना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में जाना है, बस।
नंबर 6, पोवर्टी। पोवर्टी क्या होता है? गरीबी। और अनएम्प्लॉयमेंट। पोवर्टी वाज वाइड स्प्रेड इन इंडिया 1947। ऑब्वियस है, जब आज़ाद हुआ देश, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबी तो अपने आप आनी है, नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? पहले अंग्रेज हमें पे करते थे कामों के लिए, जब अंग्रेज ही चले गए तो गरीबी और बढ़ गई। अब कौन पैसे देगा? द इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश, और इंश्योर करता था कि हद से ज़्यादा लोग गरीब ही रहे, उनके पास बहुत कम चांस होगी वो अपने रहने खाने पीने के सलीके को सुधार सकें। अब इसमें क्या इश्यूज आते थे? वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, बहुत सारे लोग जो पॉवर्टी में रहते थे, स्पेशली रूरल एरियाज़ में रहते थे, उनके पास कम पैसे होते थे, कम खाना पीना होता था, कम सेविंग्स होती थी। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिश की ऐसी होती थी, मतलब जो कंट्री की वेल्थ को ड्रेन करती थी और कम करती थी। सेकंड इशू अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज तो डेवलप हुई नहीं, तो जॉब्स कहाँ से आएंगी? सिर्फ खेती बाड़ी ही ऑप्शन बचता था, एक ही खेत में 10-10 किसान लगे होते थे काम करने के लिए। मैनी पीपल्स इन सिटी कुड नॉट फाइंड वर्क एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन विलेजेस स्ट्रगल टू सर्वाइव। मतलब शहरों में क्या होता है, लोग नौकरी ढूंढने में बिजी नहीं है कि मिल नहीं रही, और गांवों में लोग जीने के लिए तरसते हैं कि कैसे जिए, जीने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं कि खाना पीना कहाँ से आएगा। अब इसका इकॉनमी पे क्या असर पड़ा? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट मेजर प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि लोगों के पास कम इनकम, कम वेल्थ, वो खुद कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते थे इकॉनमी के ऊपर। तो दिस क्रिएटेड अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 200 साल में एक इतना तगड़ा साइकिल क्रिएट किया गया है जिसको आप एक झटके में तोड़ नहीं सकते थे। टाइम लगा, पर अब हम लोग काफ़ी हद तक उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। जैसे हमारे पास्ट होते हैं, वैसे हमारी कंट्री का भी पास्ट है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रही हूँ। आपका थोड़ा बेस सेट हो जाएगा कि अंग्रेज़ों ने कैसे हम पे अत्याचार किए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में ऊपर ऊपर से क्लैरिटी देती जाऊँगी, क्वेश्चन में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन डिटेल में जाने का वजह ये है कि आपका बेस सेट हो जाए। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश पॉलिसीज़ का हमारी इकॉनमी के ऊपर? ब्रिटिश पॉलिसीज़ क्या थी? ब्रिटिश पॉलिसीज़ का ऑब्वियस है, हमेशा ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने क्या चाहा है कि वो इंडिया को नुकसान पहुंचाए। हमेशा ब्रिटिश पॉलिसी इसी मकसद से बनाई गई हैं जिससे ब्रिटेन को फ़ायदा हो सके। उन पॉलिसीज़ ने इंडिया को हमेशा हर्ट ही किया है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैड अ लास्टिंग एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकॉनमी। ब्रिटिश ने ऐसे रूल्स मेड किए, सोर्स ऑफ वेल्थ बनाई कि जिसमें वो खुद तो अच्छे खासे रह रहे हैं, पर इंडियन पीपल पुअर, गरीबी में और अंडर डेवलप्ड सिचुएशन में रह रहे हैं। इसका की इम्पैक्ट क्या पड़ा? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ब्रिटिश टुक अ लॉट ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। उन्होंने मतलब हद से ज़्यादा लोगों, जिनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वेल्थ थी वो ब्रिटिश ही थे। गरीबों के पास कुछ नहीं था, उनकी सब कुछ गरीब मतलब इंडियंस का सब कुछ छीन लिया, उनकी वेल्थ तक छीन ली। दिस प्रोसेस नोन एज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। दिस मीन दैट इंडिया बिकम पुअरर। इंडिया के जो लोग हैं वो पुअर, जब ब्रिटिश जो हैं वो अमीर होते गए, ब्रिटेन अमीर होता गया, क्योंकि वो इंडिया के पैसे भी लिए जा रहा था, उनकी वेल्थ भी लिए जा रहा था, उसको ड्रेन कर रहा था पूरी तरह से, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हुआ। ब्रिटिश पॉलिसीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जो सिर्फ ब्रिटेन को फ़ायदा दे, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया। और इंडिया कर्जे में डूबती गई, मतलब सारे खर्चे इंडिया पे ही आ रहे थे। इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्री में फ्यूल डालने के लिए। इंडिया के रॉ मटेरियल से ही तो वो ब्रिटेन चल रहा था। हील इंडियाज़ ओन इंडस्ट्रीज़, जबकि इंडिया की खुद की इंडस्ट्रीज़ को निगलेक्ट किया जा रहा था। इंडिया के पैसे, इंडिया के रॉ मटेरियल से ब्रिटेन को डेवलप किया जा रहा था। इंडिया में कुछ डेवलपमेंट नहीं करने दी जा रही थी। थर्ड, स्टेगनेशन। स्टेगनेशन के ऊपर आई थिंक आपको ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता किस ईयर में है, पिछले 3 सालों में से ही है, किसी एक पेपर में है, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेगनेशन के ऊपर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में से देखो पॉइंट उठाया हुआ उन्होंने स्टेगनेशन। स्टेगनेशन क्या है? बिकॉज इंडिया वाज नॉट अलाउड टू डेवलप, कि वो खुद की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर पाए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर पाएँ, इकनॉमी को स्टेगनेट कर पाएँ। सो दिस मीन दैट व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया के पास आज़ादी आई तो उनको स्क्रैच से शुरू करना पड़ना ना, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना। अब बहुत सारे साल, अब देखो कोई भी हम करियर भी चूज़ करते हैं, जब हम कोई करियर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है।
अगर आप मेरे चैनल पर स्टार्टिंग से हैं, आपने देखा होगा ना कितना, मतलब मैंने 2 से 3 साल तो मैंने, मतलब मेरी ऐसी वीडियोज़ हैं, अगर आज के टाइम की वीडियोज़ के साथ आप उनको कंपेयर करोगे तो आप खुद देख पाओगे कि कितना चेंज आ चुका है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कंट्री भी हमारी डेवलप हुई, एकदम से नहीं कुछ हो जाता, हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, तो ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि 4th और 5th रैंक है हमारी कंट्री की। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और इसी क्वेश्चन का कंक्लूजन है जिसकी वजह से एक, मतलब ब्रिटिश रूल की वजह से एक डिप्रेस्ड इकॉनमी मतलब रेडी हुई, जिसको बाद में चेंज किया हमने इंडियन इकॉनमी को। तो यहाँ पे अब आप लोग कंक्लूजन रीड कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पे बताई गई है बात, उन्होंने यहाँ पे बताई है, तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डिटेल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 5 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं अंडर डेवलप्ड इकॉनमी के, कि अंडर डेवलप्ड इकॉनमी के क्या 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं। 5 करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं अंडर डेवलप्ड इकॉनमी क्या होती है, कि अभी इकॉनमी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आए जिसने ओवरऑल क्वालिटी, लोगों की लाइफ जीने रहने के सलीके को मतलब चेंज कर दिया। तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके करेक्टरिस्टिक बताती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। अंडर डेवलप्ड इकॉनमी के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। लो लेवल ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी कम वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकॉनमी की उनकी लो इनकम थी। ऐसी इकॉनमी में जहाँ पे लोग स्ट्रगल करते थे, उनकी बेसिक नीड्स के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी लोग तरस जाते थे। वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा थी। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो गरीबी में रहती थी, मीनिंग उनके पास इतना इनफ सामान पैसा ही नहीं था कि वो एक अच्छा खासा रहने का सलीका अफोर्ड कर पाए। इनकम इनइक्वालिटी थी, ये कहीं ना कहीं अंडर डेवलप इकॉनमी का एक मेजर इशू था। स्मॉल मतलब कुछ लोगों के पास ही वेल्थ थी जो लार्ज पोर्शन को कंट्री के कंट्रोल करते थे, बाकी सारी पॉपुलेशन गरीबी में जी रही थी। वो कहते हैं ना 80% हिस्सा अमीरों के पास है, सिर्फ 20% हिस्सा गरीबों के पास है ना। तो ये जो गैप है ना अमीरों और गरीबों के बीच का, ये बहुत ही मतलब हार्ड था। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन गरीबी में जी रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में रह गए। उनके पास असेस ही नहीं था कि अच्छी हेल्थ केयर ले पाएँ, एजुकेशन ले पाएँ, सर्विसेज ले पाएँ। जो पॉवर्टी का साइकिल है ना, ये कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि कम इनकम थी, लोगों की एबिलिटी नहीं थी कि खुद के रहने को सलीके को सुधार पाएँ, ठीक है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। अब ये तो मैंने ऊपर आपको इतनी डिटेल में समझाया है, मतलब इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा है ना यहाँ पे। अंडर डेवलप्ड इकॉनमी थी, इंडस्ट्रियल्स बहुत कम थे, मतलब कंट्रीज़ के पास फैक्ट्रीज़ नहीं थी जहाँ से जॉब्स मिलनी थी, ठीक है। तो हद से ज़्यादा लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रहे थे, फसलें उगाओ, रहने खाने पीने के लिए और अपना गुजारा करो, ठीक है। तो ये आप रीड करें, इतना टफ नहीं है। थर्ड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड क्या है अंडर डेवलप इकॉनमी का, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अनदर की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप इकॉनमी इज द लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अच्छी सड़कें, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, पीने को साफ पानी, प्रॉपर सैनिटेशन, कुछ नहीं था उनके पास, कमी थी इन सब चीज़ों की। इन दीज इकॉनमीज इसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, मतलब पहले आपको पता है ना गाँव में हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते थे, एजुकेशन नहीं होती थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी। तो फॉर एग्जांपल इन रूरल रीजन्स रोड्स में बी पुअरली मेंटेन और इवन नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, अगर कर भी नहीं है तो बहुत घटिया हालत में थे। विदाउट प्रॉपर रोड्स इट इज़ हार्ड टू मूव प्रोडक्ट टू मार्केट, उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो दूसरी जगह जाके अपने सामान को सेल करें, और उनके पास और सर्विसेज आए लाइक स्कूल हॉस्पिटल वहाँ पे आए, क्योंकि अगर रास्ता ही नहीं है वहाँ जाने का, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पे कैसे सुविधाएं पहुँच सकती थी, है ना। उनके पास मॉडर्न कुकिंग फैसिलिटी, लाइटिंग, कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, पहले पता है ना कैसे खाने पकते थे, ठीक है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी और अंडर एम्प्लॉयमेंट थी, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी और अंडर एम्प्लॉयमेंट थी, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पीपल हु आर विलिंग, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो चाहते तो हैं काम हो पर उनके पास नौकरियाँ ही नहीं थी। नौकरियाँ क्यों नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ ही नहीं थी, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें लिखी हैं, आप रीड आउट करके ईजिली इसको समझ सकते हैं। पुअर एजुकेशन सिस्टम था, हेल्थ केयर का कोई उनकी सिस्टम नहीं था, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज लिखी। अब आपका एक
कह सकती हूँ मैं बेस सेटल्ड हो चुका है। अब आपको मैं जो पॉइंट समझा रही हूँ, मतलब समझा ही चुकी हूँ, जो बोल रही हूँ उनकी हेडिंग से ही क्लैरिटी होगी कि इसके अंदर क्या लिखा होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 का मतलब मैंने 2 ही क्वेश्चंस बताए हैं, आपका एक बेस सेट हो गया कि हमारी इंडिया की इकॉनमी मतलब पहले क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने कैसे राज किया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, अब चैप्टर 3 करेंगे इसके बाद हम लोग। अब हमें देखने हैं इंडिया के मतलब डिटेल में देखने हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये 2021 में 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, बट यही घुमा के क्वेश्चन 2022 या 23 में आई थिंक रिपीट हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। पहले इसको देखते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं या वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं, जो है इसके बारे में हमने बताना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं? रूल आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री एंड इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। जब आज़ादी हुई थी ना, आज़ादी के बाद आफ्टर द 1991 लिबरलाइजेशन जो है वो आया था, मतलब उसको लाया गया था कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। ये जो रिफॉर्म है ये हेल्प करेगा एक हमारी इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इंश्योर करेगा कि हमारा रहने का सलीका अच्छा हो सके। तो इन कंपोनेंट्स के बारे में ध्यान से सुनेंगे। लिबरलाइजेशन, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि इकोनॉमिक चेंज 1991 में आया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि इकोनॉमिक चेंज 1991 में आया था। किसका चेंज? लिबरलाइजेशन का। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, जिसने अपनी जगह बनाई 1991 में, व्हेन कंट्री डिसाइड टू ओपन इट्स इकोनॉमी एंड लिबरलाइज। जब कंट्री ने डिसाइड किया भाई अब हम इसको ओपन करेंगे। पहले 1991 से पहले क्या होता था? इंडिया हैड अ कंट्रोल एंड रेगुलेटरी इकोनॉमी विच वाज ऑफ्टन रेफर टू एज अ लाइसेंस राज। मतलब पहले अभी भी, क्योंकि देखो 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद एकदम से सब कुछ चेंज नहीं हो सकता था। 1991 में पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म या इकोनॉमिक चेंज लाया गया विच इज़ लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट कंट्रोल मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। 1991 से पहले क्या होता था? मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट बिजनेस के गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और नए बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती थी कि वो मार्केट में ग्रो कर पाए। तो क्या की कंपोनेंट्स हैं लिबरलाइजेशन के? पहला कंपोनेंट, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ट्रैफिक एंड ट्रेड बैरियर्स। जो इम्पोर्ट के टैरिफ्स हैं और जो ट्रेड के बैरियर्स हैं उनको कम किया गया। बिफोर 1991 क्या होता था? इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे। अगर आपने कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है या भेजनी है, मतलब इतने ज़्यादा टैक्सेस थे, मतलब बंदा पे करता करता टी हो जाएगा, है ना, इतने ज़्यादा टैक्सेस थे। तो कहीं ना कहीं फ़ॉरेन गुड्स हमारे लिए फिर एक्सपेंसिव हो जाते थे क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। तो गवर्नमेंट रिड्यूस दीज टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस, मेक इट ईजियर फॉर इंडियन बिजनेसेस कि आप ग्लोबल मार्केट में असेस कर पाओ, फॉर कंज्यूमर्स टू बाय, आप फॉरेन प्रोडक्ट्स को चीप प्राइस में बाय कर पाओ। ठीक है, पहला बैरियर कम हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, टैक्सेस को कम कर दिया गया। ठीक है, सेकेंड, लिबरलाइजेशन के आने से क्या हुआ? इनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने दरवाजे खोल दिए इकोनॉमिक के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए अलाउ किया कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो। अंग्रेज़ों ने क्या किया था? सब दरवाजे बंद थे, ना वो इंडिया में खुद इन्वेस्ट करते थे ना किसी फॉरेन कंपनी को करने देते थे। पर 1991 में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या किया? लिबरलाइजेशन को लाया। गवर्नमेंट ने दरवाजे खोले फॉरेन कंपनीज के लिए, उनको अलाउ किया कि आप इंडिया में आए। मतलब मेजर चेंजेस 1991 के बाद आने शुरू हुए। 1947 से 1991 तक कंट्री वैसे ही चल रही थी जैसे ब्रिटिश चला रहे थे। मतलब आज़ादी तो मिल चुकी थी, आज़ादी मिलने के बाद भी अब एकदम से एक रात में तो सब बदलने नहीं वाला था। ऑब्वियस है, बहुत बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, ठीक है, रातों रात कुछ नहीं बदल सकता था। तो दिस बोट, अब ऑब्वियस है, अब फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में आए, तो कहीं ना कहीं इंडिया में कैपिटल आएगी, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, एक्सपर्टीज आएगी, तभी तो इंडिया की इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज किया गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, यानी कि मैनी गवर्नमेंट्स ओन्ड
कंपनीज वर सोल्ड कर देगी प्राइवेट प्लेयर्स को कि वो उसको और एफिशिएंट बना सकें, क्योंकि जब तक आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो ना तो गवर्नमेंट के अंदर आपको इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलता। पर जब आप प्राइवेट सेक्टर में आते हो आप कॉम्पिटिटिवली पूरे मार्केट के इन्वायरमेंट में छाने का दम रखते हो कि हम प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो दिस प्राइवेटाइजेशन अलाउ करती थी बिजनेस को कि आप मोर कॉम्पिटिटिवली ऑपरेट करो, फ्री मार्केट इन्वायरमेंट है आपके लिए, जितना स्केल बड़े पे लेके जा सकते हो लेके जाओ। गवर्नमेंट कंपनीज का एक दायरा होता था गवर्नमेंट के। आज भी अगर आप देखें ना, स्कूल में, सरकारी स्कूल हो या कहीं पे भी हो, कई जगह ऐसी, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं सरकारी एम्प्लॉय, उनको पता है महीने के एंड में सैलरी आ जानी है, तो मतलब अनगेली करते हैं अपने काम में। बट प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, स्ट्रिक्ट पूरे रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा जब 1991 में चेंज लाया गया, लिबरलाइजेशन लाई गई, तो इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई भाई। आफ्टर लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी ग्रो एज द फास्टर पेस। देखो 1991 से अभी 2024 में पहुंचे हैं, कितनी ग्रो हो चुकी है। द कंट्री सो अ सिग्निफिकेंट राइज इन GDP विच लीड टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड फॉर मैनी पीपल। कंट्री का GDP हमारा बहुत मतलब हाई लेवल पे उछाल मारा, जिसकी वजह से लोगों का रहने का सलीका तरीका सब बदला। सेकेंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई, फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने लगा कि आओ हमारी इंडियन कंट्री में इन्वेस्ट करो। दिस इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज, नई नई नौकरियां क्रिएट हुई, मॉडर्नाइज इंडियन इंडस्ट्री क्रिएट होनी शुरू हो गई, नई नई टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज इंडिया में आनी शुरू हो गई। फोर्थ, डेवलपमेंट हुआ प्राइवेट सेक्टर्स का। प्राइवेटाइजेशन ने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट बिजनेस बिकम मोर एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव एंड इनोवेटिव, जिसने हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में वेरियस सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स, इंफॉर्मेशन, IT टेक्नोलॉजी बहुत मतलब हाई स्केल पे ग्रो करे। उसके बाद सेकंड, अभी तो हमने किसके बारे में बात की, पूरी हम जिस बात कर रहे थे जो लिबरलाइजेशन के ऊपर, कि लिबरलाइजेशन 1991 में लाया गया। लिबरलाइजेशन के आने के बाद GST कब आया? GST कब आया? 2017 1 जुलाई। पहले क्या होता था, ब्रिटिश रूल्स के तहत कितने टैक्सेस अप्लाई होते थे, फिर 1991 के बाद उनको थोड़ा कम कर दिया गया। 2017 में उसको एक ही टैक्स के साथ कन्वर्ट कर दिया गया। 2017 से पहले जो लिबरलाइजेशन आया था ना, उसमें भी काफ़ी टैक्स थे। अगर हम आज के मुकाबले देखें, आज तो हमें सिर्फ एक ही टैक्स पे करना पड़ता है, GST, बट लिबरलाइजेशन आने के बाद भी वैट, कस्टम ड्यूटी, पता नहीं सर्विस टैक्स क्या, तब भी टैक्सेस थे, ठीक है। और आज की जो यूथ है, अगर उसको वो टैक्सेस पे करने पड़ जाए ना, तो वो बोलेगी भाई मैंने टैक्सेस पे, मैंने काम ही नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 2017 में GST को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017। ये एक मेजर रिफॉर्म था इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर, जिसने कंट्री के टैक्स सिस्टम को ही बदल दिया। सभी टैक्सेस के बदले में एक ही टैक्स अप्लाई होगा, जिसका नाम होगा GST। इसके फीचर क्या थे? सिंगल टैक्सेशन सिस्टम है, GST ने रिप्लेस कर दिया वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और अदर जितने भी सिंगल टैक्सेस थे, सबके बदले में सिर्फ एक ही टैक्स अप्लाई होगा, जिसका नाम होगा GST। सेकेंड की फीचर, यूनिफॉर्म टैक्स रेट। GST के अंदर बिजनेसेस अक्रॉस इंडिया सेम टैक्स पे रेट पे कर सकते हैं अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए, जो कि कहीं ना कहीं एलिमिनेट करता है रीजनल डिसपैरिटीज़ में, क्योंकि टैक्स रेट कई बार होता है कि किसी कंट्री में करना है तो डिफरेंट टैक्स रेट होता है। GST में बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इंडिया के अंदर व्यापार कर रहे हो तो IGST और CGST लगेगा, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा, और अगर आप इंडिया से बाहर कहीं व्यापार कर रहे हो तो IGST लगेगा, ठीक है। सिंपल GST का रूल है ये, तो आप अब तक सबको पता चल ही गया होगा। तो कहीं ना कहीं डिसपैरिटीज बहुत कम होगी, उसको एलिमिनेट कर दिया इसने। थर्ड, इम्प्रूव कंप्लाइंसेस। GST ने इनकरेज किया बिजनेसेस को, भाई आप अपने प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करो, उनको ट्रांसपेरेंट रखो, ताकि आपको डीलिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। तो कहीं ना कहीं टैक्स एवेजन रिड्यूस हुआ, इसने हेल्प की इन गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करने में। ऑब्वियसली टैक्स रेट कम हो गया, अब हद से ज़्यादा लोग टैक्स पे करना प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं हमने अपने आप, वो कुछ लोग मतलब आधी से ज़्यादा यूथ कहती है भाई मेरी ITR फिल कर दे अपने आप ही, ठीक है ना। तो लोग अपनी रिटर्नें भरना शुरू कर चुके हैं GST के आने के बाद। तो आप देखें कितना बदलाव आया। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? टैक्स सिस्टम जो है हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया, बिजनेसेस के लिए बहुत इजी हो गया टैक्स के साथ हैंडल करना, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी
टैक्स सिस्टम को समझ नहीं पाते थे, बट जीएसटी के आने के बाद उनके लिए सारा प्रोसीजर ईजी हो गया। ठीक है, मल्टीपल टैक्सेस हैंडल नहीं होते थे। सेकंड, इकॉनमी को बूस्ट मिला, हद से ज़्यादा लोग, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा क्योंकि लोग अब खुद ही अपनी आईटीआर फाइल करने लग गए हैं। ठीक है, इंक्रीज हुआ टैक्स का रेवेन्यू, लोगों ने टैक्स पे करना शुरू कर दिया। अब थर्ड सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए सेवरल रिफॉर्म्स लाइक बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, ताकि वो मॉडर्नाइज कर सकें इनकी इकॉनमी को। ये जो रिफॉर्म है इनका मेन एम क्या था कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो मोर एफिशिएंट होना चाहिए, जिसको सब लोग ईजिली असेस कर पाए, हर कोई ईजिली यूज़ कर पाए। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का? बैंकिंग रिफॉर्म। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की ऐसी पॉलिसीज जिसने बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज कर दिया, लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, टेक्नोलॉजी के रोल को बढ़ाया, बैंक्स में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाई, बेटर रेगुलेशंस वहाँ पे प्रेजेंट की। सेकंड, स्टॉक मार्केट रिफॉर्म, सेबी। सेबी अब आपको सबको पता है कि क्या है। ठीक है, सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को लाया गया, यानी कि द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रोग्राम्स टू इंक्रीज असेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, कि मतलब ऐसे प्रोग्राम्स को बनाया गया कि आप इजीली असेस कर पाओ फाइनेंशियल सर्विसेज को, स्पेशली रूरल एरियाज में। दिस इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या एक्सपैंड करना, जैसे कि बैंकिंग नेटवर्क्स को बोल सकते हो। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ असेस टू क्रेडिट, यानी कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स मेड इट ईजियर फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू असेस क्रेडिट। अगर आपको लेना है क्रेडिट उधार, स्मॉल बिजनेसेस, फार्मर्स, इंटरप्राइजेज, उनके पास अब इजी असेस है कि वो लोन वगैरह लेना है तो बैंक से ले सकते हैं। साहूकार, ब्रिटिश रूल सब कैंसिल हो चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इसने स्ट्रेंथ दी। ठीक है, ताकि वो मोर स्टेबल एफिशिएंट हो सकें। उनका ट्रस्ट बिल्ड किया फाइनेंशियल सिस्टम में। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सभी इन्वेस्टर्स को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई, प्रोग्राम्स जो प्रमोट हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन हैव हेल्प बिलियन ऑफ पीपल, स्पेशली जो रूरल एरियाज में हैं उनके पास बैंकिंग के सर्विसेज का असेस है। देखो आज के टाइम पे ऑनलाइन बैंकिंग सबके पास है, चाहे कोई गांव में रह रहा है या कोई शहर में। सो कहीं ना कहीं लोगों के पैसे बचे, अब उनको कोई भी लोन चाहिए, कहीं भी इन्वेस्ट करना है, वो एक क्लिक में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप किया गया। नेक्स्ट, लेबर मार्केट रिफॉर्म। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स का एम क्या था कि वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना, मेक इट ईजियर फॉर बिजनेसेस, कि वो ईजिली वर्कर्स को हायर कर पाएँ। इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि और जॉब्स को क्रिएट किया जा सके और वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। लेबर मार्केट रिफॉर्म लेबर के लिए बनाया गया। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया लेबर लॉ रिफॉर्म ताकि कंपनीज के लिए ईजी हो किसी को भी हायर करना और फायर करना। इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब दिस इंक्लूड अलाउ बिजनेसेस कि आप टेम्परेरी वर्कर्स को हायर भी कर सकते हो शॉर्ट टर्म नीड्स के अकॉर्डिंग, विच मेड द लेबर मार्केट मोर फ्लेक्सिबल। भाई किसके पास काम नहीं है तो आप उसको हायर भी कर सकते हो अगर आपको उसकी ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि आप किसी को भी हायर कर सकते हो। सेकेंड, एम्प्लॉय बेनिफिट, लेबर रिफॉर्म ऑल्सो फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेटर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू वर्कर्स, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और पेंशन स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं बहुत सारे प्रोग्राम ताकि वो वर्कर्स को नई नई स्किल सिखा पाएँ, जो कि हेल्प करेंगी उनको अच्छी जॉब्स लेने में, उनकी इनकम को इंक्रीज़ करने में। इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है? लेबर मार्केट रिफॉर्म का जॉब्स क्रिएट हुई हैं, ऑब्वियस ही बात है, उनकी वर्किंग कंडीशन में और सुधार आया है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद नेक्स्ट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या किया गया? इंडिया एग्रीकल्चर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेवरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि फार्मर्स के रहने खाने पीने के तरीकों में सुधार किया जा सके। की कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला आया लैंड reform. Government made efforts to ensure that more farmers had access to land by redistributing land and improve land tenure system. जो land tenure system था ना उसको ख़त्म abolish किया गया। ठीक है, improve किया गया कि लोगों के पास उनकी खुद की ज़मीनें हों। ठीक है, सेकंड, प्राइस सपोर्ट और सब्सिडीज़, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म फसलों के लिए, इंश्योर किया कि
फार्मर्स को एक फेयर प्राइस उनके प्रोडक्ट के लिए मिल सके, जो भी उन्होंने खेती बाड़ी उगाई है, फसलें उगाई हैं, उनके लिए उनको फेयर प्राइस प्रोवाइड किया जाए। एडिशनली सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाए उनको फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, इरीगेशन होता है सिंचाई के लिए, ताकि जो फार्मर्स की कॉस्ट है वो कम हो सके। सब्सिडी से क्या होता है, आपको सब्सिडी मिलती है कोई भी चीज़ें अगर आप लेते हो, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई। थर्ड, मार्केट रिफॉर्म। एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सोल्ड करने का तरीके में सुधार आ सके। ये इंक्लूड है, यानी कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा रहा है, मार्केट्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, ताकि किसानों के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इसका एग्रीकल्चर पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, लोग खेती बाड़ी अच्छे से और करने लगे, मतलब उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, बेटर इनकम हो गई, फार्मर्स के पास भी अब अच्छी खासी इनकम आने लग गई, उनको अपने खाने पीने के लिए तरसने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन आ गया, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को वहाँ पे लाया गया, नई नई उनकी जो उनको काम सिखाए जा रहे हैं, स्किल्स उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, उसको वो एग्रीकल्चर में अब अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, यानी कि चेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी इकॉनमी। इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इट्स ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसकी की कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि इन्होंने इन्वेस्ट किया रोड्स, रेलवेज़ और एयरपोर्ट्स में। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा डेवलप नहीं होगा तो बाहर के लोग, या कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स इंडिया में कैसे आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट ने इसको भी इम्प्रूव करने पे फोकस किया। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म को लाया गया। इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन एनर्जी सेक्टर टू इंश्योर रिलायबल और सुटेबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि सब जगह पे बिजली होनी चाहिए। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस किया गया, एक्सपैंड किया गया उसको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आज के टाइम पे देखो तो हर बंदे के घर पे इंटरनेट की सुविधा तो पहुंच चुकी है। ठीक है, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं ईजिली, रोड्स बन पा रहे हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, मतलब सब जगह कनेक्टिविटी हुई, बूस्ट मिला ट्रेड को और कॉमर्स को। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, और हेल्प की बिजनेसेस की कि वो मोर एफिशिएंट और उनके ट्रेड बूस्ट हो सके। ठीक है, कहीं ना कहीं सर्विसेज का असेस ईजी हो गया, इंक्रीज असेस टू सर्विसेज। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या किया, लोगों के लिए आसान बना दिया, रूरल एरियाज़ के लिए, कि उनको सर्विसेज ईजिली मिल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। तो इसी क्वेश्चन की अब कंक्लूजन है। देखो, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बातें की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स को ब्रिटिश रूल ने इफ़ेक्ट किया। ठीक है, अब जब ब्रिटिश रूल चला गया, जैसे हमने पहले क्या क्या बातें की थी कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, ये सब चीज़ों को, मतलब उन्होंने ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने कितना अत्याचार किया। ठीक है, अब ये जो हमने इस क्वेश्चन में बात की, जो रिफॉर्म्स आए, ठीक है, हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे ना, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में कौन कौन से चेंजेस किए गए। सबसे पहले एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मतलब सभी सेक्टर्स को चेंज किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस की। पहले हमने देखा कैसे कैसे अत्याचार होते थे, अब हमने सभी में क्या क्या चेंजेस हुए वो देखे, क्या क्या रिफॉर्म्स आए। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमने अभी ऊपर देखे सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म और इनकी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडिया के अंदर। 2022 में फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, वाई गवर्नमेंट प्रमोट प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। क्यों गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है इंडिया के अंदर। गाइज, ये क्वेश्चन देखिए 2022 में 5 मार्क्स में आया है। वाई डज द गवर्नमेंट प्रमोट, कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रही है। सिंपल टर्म्स में बोलें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट कंपनी। पहले क्या होता था, सभी कंपनीज का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, और इंडस्ट्रीज़ के बाद एक लिमिटेड सा एरिया होता था कि वो खुद का कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं होते थे। सो दिस कैन हैपन इन मैनी वे, जैसे कि सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन अ कंपनी, या कम्प्लीटली कंपनी को हैंड ओवर कर देना किसी पब्लिक सर्विस या पब्लिक कंपनीज को। इंडिया में गवर्नमेंट ने हैज़ बीन प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन मोर एंड मोर इन पिछले कुछ सालों से, मतलब प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, सो इसके बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। गवर्नमेंट बिजनेस को रन करती है, ऑफ्टन स्ट्रगल विद इन एफिशिएंसी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लैक होता है, कमी होती है कॉम्पिटिशन की।
जो कि प्राइवेट कंपनीज एक्चुअल में फेस करती हैं। अब जब गवर्नमेंट कंपनीज में कोई कंपटीशन ही नहीं होता है तो ऑब्वियस है उनमें कोई इंप्रूवमेंट जल्दी होगी ही नहीं, स्लो इंप्रूवमेंट होगी। क्योंकि ऑब्वियस है ना, जब हमारे सामने कंपटीशन होता है तो हम जल्दी से जल्दी अपने आप को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बट जब कोई कंपटीशन ही नहीं है, आप अकेले ही रेस में दौड़ रहे हो, तो आप खुद को इम्प्रूव क्यों करोगे, है ना। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, या बोल सकते हो बहुत स्लो इम्प्रूविंग होती है, ठीक है। सेकेंड, ब्यूरोक्रेसी लॉन्ग चेन ऑफ कमांड ऑन प्रोसेसेस। गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन बहुत स्लो होता है और डिफिकल्ट होता है। एक लंबी चेन ऑफ कमांड्स होती है, प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। में गवर्नमेंट रन कंपनीज आर नॉट एज फ्लेक्सिबल। जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन। बट प्राइवेट कंपनीज में इनोवेशन का कोई मतलब कह सकते हो तोड़ नहीं है, आप किसी भी हद तक सोच सकते हो। सो प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है हमारी सिचुएशन को फिक्स करने के लिए, ठीक है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है। प्राइवेट कंपनीज जनरली हैव द इंसेंटिव कि वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती हैं। दे वॉन्ट टू मेक मोर प्रॉफिट, सो वो कहीं ना कहीं ट्राई करती है कि उनकी वेस्टेज कम हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कंपटीशन बिटवीन प्राइवेट कंपनीज कैन ऑल्सो ड्राइव देम टू कि वो अच्छा, स्मार्टर, हार्डर वर्क करे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस धीरे धीरे ऐसे इंप्रूव होती जाती है जब वो कंपटीशन मार्केट में रहते हैं। बट जब आप गवर्नमेंट हो, आपको पता है हमारी गवर्नमेंट कंपनियां, हमने किसी के साथ compete ही नहीं करना, तो ऑब्वियस आप प्रोडक्शन आपकी मतलब जो भी है, आप ग्रो नहीं करोगे, आप वहीं के वहीं टिके रह जाओगे, ठीक है। नंबर 2, फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर द गवर्नमेंट। फाइनेंशियली भी गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है, यानी कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है फॉर वेरियस पब्लिक प्रोग्राम्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रनिंग लार्ज गवर्नमेंट ओन कंपनीज। मतलब बड़ी कंपनीज को रन करना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंसिव है। सो दीज कंपनीज ऑफ्टन रिक्वायर्ड गवर्नमेंट सब्सिडीज और सपोर्ट, जो कि पब्लिक रिसोर्सेज को ड्रेन करती है। तो अगर हम इन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर देंगे तो गवर्नमेंट तो इनसे 2 तरीके से पैसे कमा सकती है ना, शेयर्स को सेल करके, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन सेल इट्स स्टेक इन दिस कंपनीज टू प्राइवेट इन्वेस्टर, ताकि वो कंपनी के फंड्स को रेज करे। और सेकंड, इनका बर्डन भी रिड्यूस हो जाएगा। वंस अ कंपनी प्राइवेटाइजेशन, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि इस कंपनी को फंड करना है। गवर्नमेंट और रिसोर्सेज पे फोकस इट्स रिसोर्सेज ऑन अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉवर्टी अल्टरेशन, उन पे फोकस कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की मदद करेगा कि वो दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाए, बाकी एरियाज को देख पाए, ना कि फंड्स के मतलब झंझट में ही रह जाए कि फंड्स कहाँ से आएंगे। तो वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। जब एक गवर्नमेंट ओन कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाता है तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को ओपन अप करती है, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बोलती है भी आओ और इन्वेस्ट करो इन कंपनीज में। दिस कैन ब्रिंग इन मच नीडेड कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट एक्सपर्टीज टू इम्प्रूव द कंपनी परफॉर्मेंस। इससे क्या मिलता है, कंपनी के पास इन्वेस्टर्स आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज आती है, क्योंकि अलग अलग लोग कंपनी में आते हैं। जितने अलग लोग उतने अलग दिमाग, दिमाग से क्या अलग अलग चीज़ों की क्रिएटिविटी होगी। प्राइवेट कंपनीज ऑफ्टन हैव एक्सेस टू न्यू आइडियाज, बेटर मैनेजमेंट स्किल, एडवांस टेक्नोलॉजी, और कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए यही चीज़ें तो चाहिए, एक अच्छी मैनेजमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज़, है ना, तभी तो बिजनेस इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट इन्वेस्टर्स कैन हेल्प इंट्रोड्यूस मॉडर्न इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में, कंपनी को इम्प्रूव करने में, कस्टमर सर्विसेज में, हर चीज़ में ये बेटर बनाने में मतलब माहिर होते हैं, क्योंकि इन्होंने कॉम्पिटिटिव मार्केट में खुद को टिका के रखा है, बनाया है, तो इनको इन सभी चीज़ों से डील करना अच्छे से आता है। द मनी फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं और जॉब्स को क्रिएट करेगी, इंप्रूव करेगी ओवरऑल इकोनॉमी को। फोर्थ, फोकस ऑन कोर गवर्नमेंट फंक्शंस। गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि क्रिएटिंग लॉ, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योर की नेशनल सिक्योरिटी है। तो प्राइवेटाइजेशन अलाउ करती है गवर्नमेंट्स को कि भाई फोकस रखो अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। व्हेन द गवर्नमेंट ओन्स एंड रन्स बिजनेस, इट हैज़ टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज, जो कहीं ना कहीं इनको इनके कोर टास्क से डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर प्राइवेट कंपनीज उनको टेक ओवर कर लेंगी तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा मतलब टाइम होगा कि वो और चीज़ों पे फोकस कर पाएगी, ठीक है।
प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज और उनकी वेलफेयर सिटीजन की इम्प्रूव कर पाएगी। पर अगर कंपनीज के ऊपर ही वो मतलब गवर्नमेंट फोकस करने लग जाएगी तो फिर वो बाकी चीज़ों पे कैसे ध्यान देगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया जाए और कर भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन। गाइस देखो, पॉइंट्स मैं आपको नोट्स के लिए ऐसे ही प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि आपको होता है कि लेंथ होनी चाहिए प्रॉपर, बट आपको जितना सफिशिएंट लगे आप उतना ही मटेरियल लर्न करा करें, ठीक है। और समझ के करेंगे, जो भी आपको लगता है कि मुझे ये पॉइंट रिलेट करने से याद रहेगा ये पॉइंट, तो उनको कैप्चर करें आप लोग। बाकी फर्दर मटेरियल को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन। इन द ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया इज़ फेसिंग मोर कंपटीशन। इंडिया को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है अदर कंट्रीज से, क्योंकि वर्ल्ड बिकम मोर इंटरकनेक्टेड। इंडियन बिजनेस ऑल्सो नीड टू कम्पीट विद कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब बाहरली कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ भी कितना एडवांस बिजनेसेस है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया गया ताकि वो मोर कॉम्पिटिटिव और कैपेबल हो सके कि वो मार्केट के कॉम्पिटिशन्स को हैंडल कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि बिजनेस बहुत हाई लेवल पे है अगर हम इसको ग्लोबलाइज लेवल पे देखें। फॉर एग्जांपल अगर देखो, प्राइवेट कंपनीज आर ऑफ्टन बेटर इक्विप्ड टू डील विद ग्लोबल कंपटीशन, क्योंकि वो मोर इनोवेटिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है। पर गवर्नमेंट रनिंग कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं, प्राइवेटाइजेशन क्या है अब तो क्लियर हो गया ना कि गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं हेल्प करती है मेक इंडियन कंपनीज स्ट्रॉन्गर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, कि आप इंडिया की कंपनीज को वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक स्ट्रॉन्गर दर्जा दिला पाओ, ठीक है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेयर। ऑब्वियस है, जब गवर्नमेंट कंपनी को अपने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया तो पॉलिटिकल इंटरफेयर होएगी ही नहीं। गवर्नमेंट कंपनीज में ऑलमोस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। गवर्नमेंट रन बिजनेसेस देयर इज ऑफ्टन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल्स में ट्राई कि वो कंट्रोल करें मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ दिन बिजनेस फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स, इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन द कंपनी बेस्ट इंटरेस्ट। जबकि वो कंपनी के फ़ायदे की बात भी नहीं होगी ना, तब भी वो कहेंगे कि भाई इसी तरीके से काम होना चाहिए। बट इन प्राइवेटाइज कंपनी डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर होगा, उनका मेन फोकस होगा कि हमारा बिजनेस अच्छा होना चाहिए, किसी का फ़ायदा नुकसान नहीं देखेंगे। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट में क्या होता है, पॉलिटिक्स खेली जाती है, पॉलिटिकल गेन के लिए उसका यूज़ किया जाता है, चाहे वो कंपनी को फ़ायदा ना भी दिलाए। पर प्राइवेट कंपनीज में मेन फोकस होता है बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर। द गोल इज़ टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी रादर देन प्लीजिंग पॉलिटिकल, कि प्लीजिंग करना उनको और सेटिस्फाई करना पॉलिटिकल एजेंडास को। नो, मेन फोकस उनका किसके ऊपर होता है, प्राइवेट कंपनीज का भी। हमने बिजनेस की परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, प्रॉफिट्स को इंप्रूव करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। पर गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, प्लीजिंग पॉलिटिकल्स होती है, यानी कि उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, वो सेटिस्फाई तो हमारी कंपनी चलेगी। सो दिस अलाउ बिजनेसेस टू ऑपरेट मोर फ्रीली और अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड रादर देन पॉलिटिकल प्रेशर। नेक्स्ट, बेटर कस्टमर सर्विस। प्राइवेट कंपनीज जनरली ट्राई करती हैं कि वो कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, बिकॉज उनका गोल क्या होता है कि उन्होंने प्रॉफिट कमाना है। दे आर मोर लाइकली कि वो कस्टमर के फीडबैक को सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट करेंगे। प्राइवेट कंपनीज ऑफर करती हैं बेटर प्रोडक्ट, फास्ट डिलीवरी, मोर कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। और दूसरी तरफ देखिए, अगर गवर्नमेंट रन कंपनीज हैं समटाइम्स, तो वो तो केयर ही नहीं करती हैं कि मतलब कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेम कॉम्पिटिशन। उनके पास ऐसा कॉम्पिटिशन ही नहीं है। जो गवर्नमेंट के पास बंदा जाता है उन्हें गवर्नमेंट में ही जाना है, तो वो कंपेयर मतलब कॉम्पिटिशन के है ही नहीं जब, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। व्हेन अ कंपनी इज प्राइवेटाइज तो वो फोकस करती है शिफ्ट करने में मोर टू सेटिस्फाई कस्टमर, की जितना कस्टमर सेटिस्फाई होगा प्राइवेट बिजनेस उतना अच्छा चलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। और वैसे जब गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएंगी तो पूरा फाइनेंशियल बर्डन प्राइवेट कंपनीज का है, ठीक है। प्रॉफिट हो लॉस हो, कंपनी प्राइवेट कंपनी को देखना है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट को कहीं से कोई फंड अरेंज नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इसका कंक्लूजन दिया गया है। आई होप आपको एक छोटा सा क्वेश्चन क्लियर है कि क्यों गवर्नमेंट मेन फोकस कर रही है कंपनीज को प्राइवेटाइज करने में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 2023 में पेपर में आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के बारे में बताओ ये कब आई थी। अब आपको लिबरलाइजेशन तो हमने ऊपर भी देखा, 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन हमने ऊपर देखा, प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनीज को। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल पे बिजनेस होगा। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में लिखना है, बट मैं डिटेल में समझाऊंगी नहीं क्योंकि अब आपको पता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की फुल फॉर्म को अगर हटा दें तो इसका नाम LPG है। लिबरलाइजेशन का L, प्राइवेटाइजेशन का P और ग्लोबलाइजेशन का G। इसको LPG पॉलिसी बोल के भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ये तीनों पॉलिसीज़
मेजर शिफ्ट लेके आई थी इंडियन इकोनॉमी में इन 1991। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। इंट्रोड्यूस टू एड्रेस इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, तो सिंपल लिखा हुआ है। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, बिजनेसेस को थोड़ी फ्रीडम देने की, खुद को ऑपरेट करो। 1991 से पहले क्या होता था? गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी एवरी पार्ट ऑफ द इकॉनमी। सो बिजनेसेस को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। कुछ भी नया स्टार्ट करना है, एक्सपैंड करना है, क्लोज करना है, परमिशंस लगती थी। तो लिबरलाइजेशन का मेन एम क्या था कि इन रूल्स को ईजी करना, बिजनेसेस को परफॉर्म करने में ईजियर हो, उनको ईजी रहे। मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं ना होने चाहिए कि कोई कोई बिजनेस करने से ही डरे, है ना। तो गोल्स क्या थे लिबरलाइजेशन का? कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को कम करना और बिजनेसेस को अपने खुद के डिसीजंस खुद लेने देने। दिस वुड हेल्प क्रिएट अ मोर ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहाँ पे बिजनेसेस खुद को ग्रो करें, इनोवेट करें, बेटर प्रोडक्ट्स कस्टमर को दें। तो चेंजेस क्या आए लिबरलाइजेशन में? एंड ऑफ लाइसेंसिंग। अर्लियर बिजनेसेस को लाइसेंस चाहिए होता था हर एक्टिविटी के लिए, पर लिबरलाइजेशन ने इस नीड को रिड्यूस कर दिया बहुत सारे सेक्टर्स में। कंपनी को बोला भी आप इजीली अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, कि आप इजीली अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, लोअर इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह मैंने आपको बताया, अगर आप बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसको टैक्स को कम किया। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए, बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह में उनको फ्रीडम दी कि आप ऑपरेशंस इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? लिबरलाइजेशन ने हेल्प की इंडियन बिजनेसेस की कि आप ग्रो करो मोर एफिशिएंट। ये अलाउ करेगा आपको मोर कंपटीशन विच लीड टू बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलेंगी कस्टमर को। फॉरेन कंपनीज को भी ईजी रहेगा, वो इजीली इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएंगी, जॉब्स क्रिएट कर पाएंगी, हमारी इकॉनमी ग्रो होगी। ईजी है। ग्लोबलाइजेशन मुझे नहीं लगता टफ है, ठीक है। लिबरलाइजेशन मुझे नहीं लगता टफ है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हमने अभी ऊपर इतनी ही बातें की हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि ओनरशिप या कंट्रोल गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को शिफ्ट कर रही है। 1991 से पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, एयरलाइन, टेलीकॉम, बैंक्स। तो प्राइवेटाइजेशन अलाउ करती है प्राइवेट कंपनीज टू ओ मैनेज एंड इन्वेस्ट इन दीज इंडस्ट्रीज। गोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मेन एम क्या है कि बिजनेसेस मोर एफिशिएंट हों, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज के पास बेटर मैनेजिंग रिसोर्सेज होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं वो कस्टमर की नीड्स को। प्राइवेटाइजेशन सर्विस क्वालिटी पे ध्यान देता है और कॉस्ट को कम से कम करता है। गवर्नमेंट में कोई कंपटीशन ही नहीं है तो वो अपने मज़े में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो की चेंजेस क्या आए प्राइवेटाइजेशन में? गवर्नमेंट शेयर सेल हुए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ा प्राइवेटाइजेशन का? प्राइवेटाइजेशन बोथ बेटर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। प्राइवेटाइजेशन ने बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड की एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड की। फॉर एग्जाम्पल विद द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर इन टेलीकम्युनिकेशन, लोगों को एक्सपीरियंस हुआ कि सर्विसेज इंप्रूव हुई हैं, प्राइजेस कम हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है। और एडिशनली अगर बोलें तो इसने गवर्नमेंट के बर्डन को रिड्यूस किया है बिजनेसेस को मैनेज करने में, ताकि गवर्नमेंट और जगह पे फोकस कर पाए। और थर्ड, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि कनेक्ट इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये प्रोसेस अलाउ करता है गुड्स, सर्विस, कैपिटल, आइडिया कि आप फ्रीली अक्रॉस मूव कर सकते हो बॉर्डर्स, मतलब पूरी दुनिया में फ्रीली मूव कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन ने इनेबल किया है इंडियन बिजनेसेस को कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स में रीच करो और इनकरेज करो फॉरेन कंपनीज को भी आओ और इंडिया में इन्वेस्ट करो। ग्लोबलाइजेशन का गोल क्या है? द प्राइमरी गोल वाज टू ओपन अप द इंडियन मार्केट टू द वर्ल्ड एंड ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट इन टू द कंट्री, की बाहर की एडवांस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर लेके आना। बाय डूइंग दिस इंडियन इकोनॉमी कुड ग्रो फास्टर। इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, ऑफर बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर होंगे। क्या की चेंजेस आए ग्लोबलाइजेशन से? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, इंडिया ने अलाउ किया फॉरेन कंपनीज को भाई आओ इन्वेस्ट करो, उनके लिए दरवाजे खोल दिए। ट्रेड बैरियर्स को मैंने आपको बताया था कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। जैसे टैक्सेस वगैरह लगते थे, प्रमोट किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया एक्सपोर्ट्स को, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रोडक्ट सेल करो अब्रॉड में। इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसने कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से हमें कनेक्ट किया, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद वाई द LPG पॉलिसी वाज नीडेड, क्यों हमें LPG पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी? गाइस देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एक एक पेज का आप लिख दोगे, बट लॉन्ग क्वेश्चन है, you need to explain at least 5 pages for a long question. So why the LPG policy was needed?
इन 1991 इंडिया को क्या फेस करना पड़ा था? इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें हाई डेट, लो फॉरेन रिसोर्सेज रिजर्व्स, इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ जो ओल्ड सिस्टम है जिस पे वो रिलाई कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एलपीजी रिफॉर्म को कि इन इश्यूज को सॉल्व किया जाए बाय ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी एंड इंटीग्रेटेड इट विद द वर्ल्ड, ताकि हम लोग पूरी दुनिया के साथ इंटीग्रेट कर पाएँ, इकोनॉमी को इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। तो ओवरऑल क्या असर पड़ा एलपीजी पॉलिसी का? ऑब्वियस है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हमारी इंडिया एक स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बोल सकते हो इकोनॉमी बन चुकी है। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, बेटर प्रोडक्ट्स मिले कस्टमर को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। क्या चैलेंजेस आए एलपीजी पॉलिसी में? एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? फर्स्ट, जॉब इनसिक्योरिटी, प्राइवेटाइजेशन लेड टू जॉब कर्स इन सब पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज विच कोज कंसर्न अबाउट कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी वर्कर्स की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं होती है। इनकम इनइक्वालिटी है, किसी को अच्छी मिल रही है स्किल्ड वाले को, किसी को कम मिल रही है, डिपेंड होना पड़ रहा है आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इन्वायरमेंट कंसर्न्स रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का क्रिएट होना पोल्यूशन भी तो क्रिएट करेगा ना। तो इसके बाद आप क्वेश्चन की कंक्लूजन दे सकते हो। इतना टफ क्वेश्चंस नहीं है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप एज अ इसको स्टोरी लेके चलोगे, हमने पहले क्या देखा, ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के बाद हमने 1991 में न्यू पॉलिसीज़, न्यू रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है। न्यू रिफॉर्म्स में क्या क्या आया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अभी तक हमने उसकी बात की, ठीक है। अब उसके बाद चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, कंपेयर द इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड सोशल पैरामीटर्स ऑफ द इंडिया एंड चाइनीज़ इकॉनमी। 2022 और 2023 में दोनों में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 15 मार्क्स के लिए। इस चैप्टर से यही इकलौता क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, डेमोग्राफिक और सोशल पैरामीटर्स, कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड चाइना, रिवील इंटरेस्टिंग इंसाइट्स इनटू टू ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर एंड फास्ट ग्रोइंग नेशन। इंडिया और चाइना सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग नेशंस हैं। बोथ कंट्रीज़ में हैव लार्ज पॉपुलेशन एंड एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ। दोनों में ही लार्ज पॉपुलेशन है और इनमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है एंड इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंसिंग इन ग्लोबल अफेयर्स। हाउएवर दे डिफर इन मैनी वेज, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फ्रॉम देयर इकोनॉमिक मॉडल एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज टू देयर सोशल एंड डेमोग्राफिक मेकअप्स। हेयर आपको इजीली वे में समझाया गया है। सबसे पहले इकोनॉमिक कंपैरिजन किया गया है, इकोनॉमिक लेवल पे कंपेयर किया गया है चाइना और इंडिया को, ठीक है। साइज ऑफ द इकोनॉमी, चाइना हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जिसका जीडीपी अराउंड 17 ट्रिलियन रिसेंट ईयर्स में हुआ है। दिस मैसिव जीडीपी इज़ लार्जली ड्यू टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस, जो कि चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाता है। और इंडिया का जीडीपी इससे बहुत कम है, चाइना का 17 ट्रिलियन है और इंडिया का सिर्फ 3 ट्रिलियन है। सो इंडिया का 3 ट्रिलियन जीडीपी भी इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाता है ग्लोबल लेवल पे। ऑल थ्रू इंडियन इकोनॉमी स्मॉलर ज़रूर है, बट इट हैज़ ग्रोइंग रैपिडली एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू दिस ग्रोथ। और हमारी कंट्री देखो ना, 1947 से ग्रोथ करना शुरू करी, 1991 से असली रफ्तार, 1991 से असली इसने अपनी स्पीड पकड़ी है और 2024 में हम काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी अभी स्मॉलर ज़रूर है, बट इसकी रैपिड ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए कि ऐसे ही चलती रहेगी और बहुत जल्दी हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखो भाई, ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स चाइना हैज़ ग्रोन एट इम्प्रेसिव रेट ऑफ्टन एक्सीडिंग 10% एनुअली। और ये जो ग्रोथ है ये मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आ रही है और एक्सपोर्ट लीड स्ट्रेटजी से आ रही है। ये जो ग्रोथ है स्लो डाउन हो सकती है इन रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि चाइना फोकस कर रही है डोमेस्टिक कंजप्शन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के ऊपर। और India has also experienced high growth rates, especially in the past 2 decades, with the rate between 6% to 8% manually. Indian growth is largely driven by its service sector, IT इंडस्ट्री, डोमेस्टिक कंजप्शन, इन्हीं से ही लार्जली इंडिया की जो ग्रोथ है वो आ रही है।
इंडिया की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखें तो चाइना की ग्रोथ रेट देखें तो वो एक्सीड हुई है 10%, यानी कि बड़ी है। पर इंडिया का अगर देखें, इंडिया का ग्रोथ रेट 6% टू 8% एनुअली है। और ये भी ग्रोथ रेट कहाँ से आ रही है? सर्विस सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री और डोमेस्टिक कंजप्शन से। स्ट्रक्चर देखिए अगर हम इकोनॉमी का, चाइनाज इकोनॉमी इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। ये प्रोड्यूस करती है लार्ज शेयर ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कंज्यूमर गुड्स, ये सारे चाइना के कितना सामान आता है इंडिया में। सो रिसेंटली चाइना हैज़ ऑल्सो फोकस ऑन हाई टेक इंडस्ट्रीज एंड ग्रीन एनर्जी। चाइना का स्ट्रक्चर क्या है? चाइना का मेन फोकस कहाँ है, कहाँ डिपेंड है? मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स पे। और इंडियन इकोनॉमी इज़ मोर सर्विस ओरिएंटेड। द आईटी सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग एंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द जीडीपी। एग्रीकल्चर प्ले कर रहा है एक इम्पॉर्टेंट रोल, एम्प्लॉइंग अराउंड 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन थ्रू इट्स कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस टू द जीडीपी। 50% से भी कम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चाइना हैज़ बीन अ मैग्नेट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, चीप लेबर पॉलिसीज। तो चाइना मतलब एक तो चुंबक का काम करता है जो खुद की तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, चीप लेबर है, पॉलिसीज़ हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग को फेवर करती हैं। सो रीसेंट जियो पॉलिटिकल इशूज़ लीड सम कंपनीज़ की वो कंसीडर करें, ठीक है, डिवर्सिफाइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। और इंडिया में अगर देखें तो ये भी अट्रैक्ट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को, पर्टिकुलरली सेक्टर्स लाइक आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो डेमोग्राफिक कंपैरिजन। पहले हमने इकोनॉमिक कंपैरिजन किया, अब हम डेमोग्राफिक कंपैरिजन करेंगे। पहले हमने इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन की सारी, अब हम डेमोग्राफिक कंपैरिजन करेंगे चाइना और इंडिया का। डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन का साइज, चाइना हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1.4 बिलियन, जो कि इसको मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनाती है वर्ल्ड में। ड्यू टू इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी इन पास्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नाउ स्लो और द पॉपुलेशन इज़ एजिंग। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये क्लोज टू 1.4 बिलियन एज वेल एज इज एक्सपेक्टेड टू सरफेस चाइना सून। देखो ना, चाइना की कितनी थी? 1.4 बिलियन, और हम भी उसी के नियर हैं। देखो, इंडिया हैज़ अ यंगर पॉपुलेशन विद अ हाई पोर्शन ऑफ पीपल अंडर 25, जो कि एक लार्ज वर्क फोर्स, जो मतलब लेबर है हमारी इंडिया से है, वर्क फोर्स इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, चाइना की पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ रेट है बहुत कम है, अराउंड 0.4%, ड्यू टू इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी है वहाँ पे, जिसका मतलब विच वॉज इन वन प्लेस फ्रॉम 1980 to 2015, this policy slow grow significantly and led to go aging population। इन्होंने ये पॉलिसी वहाँ बना रखी है ना, वन चाइल्ड पॉलिसी, ये कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ को कम कर रही है, ठीक है। बट इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हायर है, अराउंड 1%, और इसकी फर्टिलिटी रेट इज़ अबव चाइना से ज़्यादा है। दिस यंग पॉपुलेशन इज़ एन एडवांटेज, ये हमारे इंडिया के लिए एडवांटेज है। इंडिया में इतने दिमाग, इतनी क्रिएटिविटी है ना, ठीक है, बस उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, मोबाइलों का हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है इंडिया में एग्जिस्ट करती है, यहाँ कोई वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है, ठीक है। हम चाइना के बराबर पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, फिर हम चाइना से पीछे क्यों हैं? तो यही चीज़ है जो इंडिया को आगे ग्रो करने वाली है, बट अगर हम सही रास्ते पे चले। अर्बनाइजेशन, चाइना में ओवर 60% ऑफ चाइना पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है। द कंट्री हैज़ सीन मैसिव अर्बनाइजेशन ड्यू टू इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़। और इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब 35% लोग हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, बाकी के सारे रूरल एरियाज ऐसे रहते हैं, तो उनकी नौकरियां करते हैं, उनकी कंडीशन मतलब 35% के नियर। और चाइना में देखो 60% से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, तो ये चीज़ का डिफरेंस है। नेक्स्ट, एजिंग पॉपुलेशन। चाइना फेस द चैलेंजेस ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन विद अ हाई परसेंटेज ऑफ एल्डरली पीपल। चाइना को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसकी एज के साथ जो हाई परसेंटेज है ना वहाँ के लोगों की, वो एल्डरली पीपल है, ठीक है, क्योंकि उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी है। एजिंग पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इनके लिए चैलेंजेस क्रिएट करती है हेल्थ केयर के, सोशल सिक्योरिटी इन द फ्यूचर, ठीक है। पर इंडिया की पॉपुलेशन सारी की सारी यंग है विद द मीडियन एज
अराउंड 28 ईयर। तो ये यंगर डोमेस्टिक एक एडवांटेज है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि लार्ज, अब देखो जितनी हमारी एज बड़ी होती जाएगी उतनी बीमारियां, हेल्थ केयर, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बट पर इंडिया में जो भी वर्कफोर्स वाली पॉपुलेशन है वो ना 28 एज के नियर है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एडवांटेज है, इसी वजह से इंडिया ज़्यादा ग्रो कर पा रहा है। कोई यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। थर्ड, सोशल कंपैरिजन करेंगे। पहले हमने अब हम करेंगे इसका सोशल लेवल पे कंपैरिजन, यानी कि एजुकेशन। चाइना हैज़ इन्वेस्टेड हैविली इन एजुकेशन, पर्टिकुलरली इन टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड। हाई लिटरेसी रेट है, ये लीडर है STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एजुकेशन का। ठीक है, चाइना हैज़ मैनी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोड्यूस करती है ये लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को। बट इंडिया हैज़ इम्प्रूव, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ थे, बोल सकते हो लिटरेसी अनपढ़ता थी। ठीक है, सो इंडिया हैज़ इम्प्रूव इट्स लिटरेसी रेट सिग्निफिकेंटली, बट चैलेंजेस रिमेन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और एक्सेस। स्पेशली अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसिंग स्किल्स प्रोफेशनल्स इन IT और इंजीनियर्स एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडियन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज। अब आप बोलोगे यार दीदी ये सब लर्न करना पड़ेगा। येस, ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी कि इंडिया और चाइना में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इंडिया में आपको पता है बहुत सारे जो लोग थे पहले वो पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा लिटरेसी मतलब थी, कह सकते हो इलिटरेट पीपल्स थे। तो अभी भी वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, बट अभी फिर भी हमारी इंडिया बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ठीक है, IT सेक्टर्स वगैरह में हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है। नेक्स्ट, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चाइना में वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम है। अर्बन एरियाज़ में वर्स लाइफ एक्सपेक्टेड इन अराउंड 77 ईयर्स तक की एक्सपेक्टेड लाइफ है वहाँ पे। चाइना ने एफर्ट्स किए हैं कि हेल्थ केयर को रूरल एरियाज़ में इम्प्रूव किया जाए। चैलेंजेस अभी भी रिमेन है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स है, चाइना में 77 ईयर्स है और यहाँ पे 70 ईयर्स है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर एक्सेस भी इम्प्रूव हुआ है, डिसपैरिटीज़ बिटवीन जो अर्बन और रूरल एरियाज़ है उसको भी इम्प्रूव किया गया है। पब्लिक हेल्थ केयर रिमेन एक चैलेंज है विद द इशू लाइक न्यूट्रिशंस और इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट्स स्टिल अ कंसर्न है। कहीं ना कहीं पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है दोनों के बीच में, चाइना और इंडिया देख रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के बारे में डिस्कशन किए। गाइस देखिए पॉइंट्स फिर से मतलब बोल सकती हूँ आपको रिपीट वैसी ही डिस्कशन या बोल सकते हो कंपैरिजन किया गया है, तो आपको ये रीड करने पड़ेंगे क्योंकि ये लर्निंग वाले ही पॉइंट्स। अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स में भी डिफरेंस है, यानी कि पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट चाइना और इंडिया में आपको कंपेयर करके यहाँ पे बताना है। रीन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक वगैरह, ठीक है, सोलर सिस्टम वगैरह वो बताना। उसके बाद क्वेश्चन की कंक्लूजन है। बट ये क्वेश्चन एक ही है जो रिपीट होता है, पर ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। इसको मैं बोलूँ अब आपको मैंने समझाने के वे से तो समझा दिया कि आपको इंडिया और चाइना को कंपेयर करते जाना है क्वेश्चन के, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, या आप बोल सकते हो एजुकेशन लेवल पे हो, टेक्नोलॉजी लेवल पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो, आपको कंपेयर करना है इंडिया और चाइना को। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 7 के ऊपर, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड, सजेस्ट करें मेजर्स टैप इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये 2021 में 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। अब देखिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले देखेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इकोनॉमिक ग्रोथ को रेफर करता है जो कि अराइज होती है जब कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन, जो वर्किंग एज इंडिविजुअल है, वो 15 साल से लेकर 64 तक के होते हैं, कंपेयर टू मतलब यंगर बोला जाए या 15 से कम के या 64 से अबव की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। ठीक है, इंडिया के अंदर मोस्टली पॉपुलेशन 15 साल से 64 ईयर्स तक के बीच की है। जब ज़्यादा लोग कंट्री के वर्किंग एज के हैं यानी कि वर्क कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ग्रेटर चांस है कि हम हाई प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगी हमारे रहने सहने के सलीकों में। ठीक है, इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया करंटली हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन, मतलब यंग ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना वो इस टाइम इंडिया के अंदर ही है। 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन 35 के अंदर की उम्र की है, यानी कि 35 से कम की है। कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री या हमारी इंडिया को एक पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड दे
सकती है। तो ये यंग एज पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद करेगी, ठीक है। तो आपको इसको रीड करना है। अब मेजर्स क्या हैं कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके क्या मेजर्स हैं। टू मैक्सिमाइज इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी नीड टू टेक सेवरल स्टेप्स। कुछ की मेजर्स यहाँ पे बताई गई है। पहले इम्प्रूव करना उनकी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को, क्योंकि अगर यंगर यूथ आपके पास है तो आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। बस मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आप उनको डेवलप करो, कि उनको सही रास्ता दिखाओ। वो गलत रास्ते पे चले जाएगी अगर यूथ तो फिर वही बेड़ा तार देगी, है ना। तो इम्प्रूव एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाओ, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए नए नए प्रोग्राम्स लेके आओ, उनकी वोकेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करो, यानी कि उनके लिए जॉब्स को क्रिएट करो। ये नहीं है कि वो वेले निकम्मे घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं घर पे, नहीं। अगर इंडिया के पास यूथ है, यंग एम्प्लॉयज़ हैं, तो इंडिया को उनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, तभी तो इंडिया ग्रो करेगी। सपोर्ट करो उनके नए नए स्टार्टअप्स को, उनको एंटरप्रेन्योर बनाओ, उनको बोलो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करे। फोकस करो रूरल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। हेल्थ केयर को इम्प्रूव करो, ये ध्यान रखो कि वो अच्छा खाएं पहने, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है वो मतलब 65 की एज में पहुंचने के बाद भी मतलब इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी कंट्री की तरफ। उनकी हेल्थ न्यूट्रिशंस पे फोकस करो, उनको अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करो। ये नहीं है महंगी महंगी दवाइयाँ ठोकी जानी है सबको, ठीक है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस उनको देनी चाहिए कि कैसे आपको काम रहना है, ठीक है। अपने फुलफिल को पूरा करना है, जो भी आपका मेंटल हेल्थ का बर्डन है उसको मतलब एक प्रॉब्लम ना बना दो भाई, उनको अवेयर करना है, ठीक है। उसके बाद एम्पावर करना है वुमेन, जेंडर इक्वालिटी। इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन है 65% यंग, तो उसमें से वुमेन्स भी उसका पार्ट है। तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, एजुकेशन, उनको भी पढ़ाई करवानी, एम्प्लॉयमेंट दिलवानी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स की हेडिंग से ही समझ आ जाएगा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। स्टार्टिंग में आपका बेस बनाना था वो बन चुका है। अब देखो आपको हेडिंग से ही क्लियर होता जाएगा कि क्या है। इंकरेज करना वुमेन्स को कि वो वर्क फोर्स में, वर्क एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। सपोर्ट करना फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को कि आप काम करो, हम आपके साथ हैं। उनको ट्रेनिंग, फंडिंग, मेंटोरशिप प्रोवाइड करना। टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल लिटरेसी लेके आना। इंडिया के पास अगर यंगर यूथ है तो आपको उनको टेक्नोलॉजी और डिजिटल चीज़ें बतानी चाहिए, उनको डिजिटल स्किल्स देना, उनको टेक्नोलॉजी नई नई सिखाना, ठीक है। इनकरेज करना भाई रिमोट वर्क करो, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी, जॉब, डिजिटल जॉब्स क्रिएट करना। आज के टाइम पे ऑनलाइन जॉब देखते हो ना, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन साइंस और रिसर्च में इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेके आना, यानी कि अवेयरनेस ऑन फैमिली प्लानिंग। जैसे चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है, इंडिया में भी ये होनी चाहिए। अवेयर करना, क्योंकि ऑब्वियस है यार, ज़्यादा अगर मतलब पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो आप उनकी अच्छी केयर में मतलब फैमिली प्लानिंग अच्छे, उनके आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली को ये स्पेसिफाई कर देना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि रिसोर्सेज भी तो उतने ज़्यादा चाहिए, और हमारी कंट्री में इतनी अभी जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है जितनी पॉपुलेशन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद प्रमोट करना सस्टेनेबल फैमिली साइजेस को, कि फैमिली साइज ज़्यादा बढ़ाना हो, ठीक है। उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ। रिड्यूस रीजनल, मतलब रीजनल क्या मतलब, उनको उनके बोल सकते हो रीजन के बेस पे को कंपेयर करना, ठीक है। कि ये ऐसा है तो ये यहाँ नहीं काम कर सकता, मतलब पुरानी सोच वाले लोग बोल सकते हो ना। फोकस ऑन सस्टेनेबल, उनको डेवलप करना, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करना, उनको प्रमोट करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की सिंपल कंक्लूजन है। देखो इस क्वेश्चन में इतने टफ पॉइंट्स नहीं थे, क्योंकि ये चैप्टर अब आपको यहाँ तक पहुँच चुके हो आप पॉपुलेशन के बारे में, कि आप अब लिख सकते हो, ठीक है। क्या तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कि क्या इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इस प्रॉब्लम को आपको डिस्क्राइब करना है जो अराइज हुई है, और इसके बारे में कुछ रेमेडीज़ बतानी है। 2022 में देखिए 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या इंडिया सच में ओवर पॉपुलेटेड है। क्या इंडिया सच में ओवर पॉपुलेटेड है। इंडिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद ओवर 1.4 बिलियन पीपल। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, और यस इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड। लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर जो प्रेशर है, मतलब कंट्री के रिसोर्सेज, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ओवर पॉपुलेशन कब है, जब कंट्री एक्सीड कर जाती है, मतलब लोग ज़्यादा हैं, नौकरियां कम हैं। हाई पॉपुलेशन कहीं ना कहीं वेरियस इश्यूज क्रिएट करती है, बेसिक नीड्स के लिए शॉर्टेज हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है जॉब्स में, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा स्ट्रेन हो जाती हैं। सो ऑब्वियस अब आप लोग देखिए ना, एक गवर्नमेंट की जॉब निकले, कितने कितने एप्लीकेंट्स होते हैं उस एक जॉब के लिए कि भाई हमने भी अप्लाई करना है, और नौकरियां है ही नहीं।
तो कितनी ओवर पॉपुलेट है हमारी कंट्रीज़ के ऊपर आपको मुझे लगता है नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है, आप बहुत गप्पे लिख सकते हो। इंडियाज़ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से? पहली प्रॉब्लम क्या आती है? अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब कंपटीशन। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर गलती से कोई जॉब निकल भी आती है तो कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि उनमें से किसी एक, मतलब एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कितने लाखों बच्चे बैठते हैं, कितना कंपटीशन है देखो, ठीक है। हाई कंपटीशन फॉर जॉब्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कम एम्प्लॉयमेंट है, प्रेशर है एजुकेशन का भी, मुझे अच्छा ही करना है बस। ओवर क्राउडेड, ज़्यादा मतलब स्कूलों में बहुत भीड़ भड़क्का है। हेल्थ केयर सर्विसेज ट्रेन हो चुकी हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, मतलब उनको अगर बोलें हॉस्पिटल्स और क्लिनिक अगर फ्री सर्विसेज देने लग जाएं तो मतलब लोग इतने ज़्यादा हैं, उनको इतनी बीमारियां लग चुकी हैं ऊल जलूल चीज़ों से, तो मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज तक निचट जाएंगी इन सबको सॉल्व करते करते। हाउसिंग शॉर्टेज और स्लम्स, हाई डिमांड हो गई है हाउसेज की क्योंकि सिटीज़ ग्रो कर रही हैं, अफोर्डेबल हाउस नहीं है, ओवरऑल रेंट बढ़ जाएंगे, लोगों के रहने का सलीका और नीचे आ गया है, लिविंग कंडीशन की जगह ही नहीं है, लोग इतने बढ़ गए हैं, मतलब एक एक कमरे में लोगों को रहना पड़ रहा है, कितने कितने, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज ऑब्वियस है, लॉस ऑफ फार्म लैंड्स आप ख़त्म हो जाएंगे, इन्वायरमेंट इश्यूज आएगा, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे फॉरेस्ट जंगल मतलब पेड़ पौधे सब सफाचक करे जा रहे हैं, लोगों के लिए रहने के लिए घर बन रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियस है, पेड़ वगैरह काट दिए तो पोल्यूशन तो डेफिनेटली बढ़ेगा, इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ गया है। उसके बाद वाटर की शॉर्टेज, उसके बाद फूड की शॉर्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैफिक जैम्स लगती है सिटीज़ के अंदर, ओवर क्राउडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं गरीबों के लिए, मतलब पुअर लोगों के लिए कहीं ना कहीं लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, साइकिल जो है वो वहीं घूमता रहता है ओवर पॉपुलेशन की वजह से। इंडिया को जिस रफ्तार से ग्रो करना चाहिए था वो तो वो कर रही है, पर ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं ये ग्रोथ हमारी 20 to 30% स्लो चल रही है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है। एक बंदा कमा रहा है, 10 बंदे खा रहे हैं, तो इकोनॉमी में क्या देंगे वो लोग, है ना। जॉब तो है नहीं, सबको मिल ही नहीं रही, एक खेत में 10-10 किसान काम कर रहे हैं, फिर तो हम वही पुरानी जगह पे पहुंच गए ना जब ब्रिटिश हम पे रूल करते थे। तो रेमेडीज़ क्या है इस ओवर पॉपुलेशन के इशू को सुधारने के लिए? अब आप अपनी सलाह मशवरे यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उनको फैमिली प्रोग्राम्स के बारे में बताओ, उनको फैमिली प्लानिंग करो भाई, ऐसे ही नहीं है, मतलब अब मैं इसके बारे में आपको क्या डिटेल में बताऊं। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना, ठीक है, कि अगर आपका बजट है तभी आप चल रहे हैं उस रास्ते पे, क्योंकि गवर्नमेंट्स एनजीओज ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, और पुराने ज़माने में देखा जाए ना तो इसकी उनको दी जाती थी एजुकेशन, बट आज के टाइम पे एजुकेशन के नाम पे ही फैमिलीज पे पता नहीं क्यों रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इंसेंटिव्स दिए जाते हैं स्मॉल फैमिलीज़ को, ऑफर करना इंसेंटिव्स फैमिलीज फ्यूअर चिल्ड्रन, क्योंकि अगर आप लोग देखें अगर किसी कंपनी में हम जॉब करते हैं, जैसे हम लोगों ने आई थिंक सैलरी चैप्टर किया था, ठीक है। चिल्ड्रन अलाउंस मिलती है अगर हम कंपनीज में काम करते हैं, 2 बच्चों के लिए अलाउंस होती है आपको दी जाती है अगर आप ट्रैवल करते हैं वगैरह, तो एजुकेशन अलाउंस दी जाती है, तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। पर फिर भी हमें थोड़ा यहाँ पे कह सकते हैं प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव्स बहुत बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। उसके बाद सेकंड, आप क्या उनको सजेशन रेमेडी देना चाहोगे कि इम्प्रूव एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करो। अगर आप नौकरी मतलब आपको नौकरी मिल नहीं रही तो आप नौकरी देने वाले बन जाओ, आप अपना बिजनेस क्रिएट करो, उनको स्किल सीखो, मतलब सिखाओ। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका हिला क्या है वो भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो उसकी रेमेडीज़ देनी है। आज की यूथ गलत रास्ते पे निकली हुई है, तो वही यहाँ पे आपको सुझाव देने हैं कि कैसे, अगर जॉब्स नहीं हैं, 100 में से 10 लोग अपना बिजनेस खोलेंगे तो वो उन 100 को नौकरी दे पाएंगे ना। जॉब्स तभी क्रिएट होंगी जब नए नए बिजनेसेस शुरू होंगे, स्टार्टअप स्टार्ट होंगे, है ना। तो जॉब्स क्रिएट करेगा कौन? सब बोल रहे हैं मैंने भी जॉब करनी है, मुझे भी एक स्टेबल इनकम चाहिए, किसी को तो बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा ना। तो वही सजेशंस आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद इन्हेंस करना हेल्थ केयर की सर्विसेज को, असेसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, बिल्ड करना। और हॉस्पिटल क्लिनिक, देखो जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, आप मेडिकल की स्टडी करो, एक हॉस्पिटल खोलो, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो लोगों को, आप जॉब भी दे पाओगे और लोगों को, और आपका बिजनेस भी चलेगा। अगर आप बोलोगे मैंने किसी हॉस्पिटल में जॉब करनी है तो फिर जॉब्स तो उतनी ही है ना, बट अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप और 10 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, ठीक है। अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करो, इनकरेज करो, इन्वेस्ट करो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, ठीक है, सपोर्ट करो रूरल एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेसेस को,
उसके बाद वाटर कंजर्वेशन के बारे में उनको बताओ, मतलब रिसोर्स बताओ कि रेन वॉश कैसे हार्वेस्टिंग, जैसे पानी इकट्ठा करते हैं, मतलब जो बारिश आती है बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं खेती बाड़ी के लिए, कैसे पानी को बचाया जा सकता है, वो चीज़ें समझाओ। पोल्यूशन को कम करो, वेस्टेज को कम करो, ठीक है। उसके बाद वुमेंस की एजुकेशन के बारे में उनको एजुकेट करो कि कैसे उनको काम करने देना चाहिए। फैमिली प्लानिंग की एजुकेशन अगेन है, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की तो ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन के बारे में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है 2023 में आया था, देखो, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ग्रेटेस्ट कहीं ना कहीं ये हर्डल क्रिएट कर रही है इंडिया की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। ऊपर वाला सेम आंसर है ओवर पॉपुलेशन वाला। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं एक रुकावट का काम कर रही है इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में? तो इसके आपको रेमेडियल बताने हैं। तो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर ऊपर वाला है। 2022 और 2023 में सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, बट क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल दिया। करते रहेंगे। हमने इस वीडियो के अंदर आपके साथ टोटल 4 चैप्टर कवर किए हैं, बट हम ये नहीं बोल रहे हैं कि चारों चैप्टर मतलब 4 ही करने हैं। 4 के अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है या आपने पहले से कर रखा है, प्लीज़ उसको भी करके जाएं। एग्ज़ाम हमने सेट नहीं किया है, ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ। मिलेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून, गुड बाय।